क्षेत्रों के लिए आयोजित वाइब्रेंट गुजरात के क्षेत्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस मौके पर गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और उप मुख्यमंत्री हर्ष सांघवी भी मौजूद रहे। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने ट्रेड शो और प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। वाइब्रेंट गुजरात के क्षेत्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि विकास भी और विरासत भी का मंत्र हर तरफ गूंज रहा है। यानी विकास भी विरासत भी, यह मंत्र हर तरफ गूंज रहा है। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है और दुनिया की उम्मीदें लगातार भारत की ओर बढ़ रही हैं। वाइब्रेंट गुजरात की रीजनल समिट गुजरात की इन्हीं रीजनल संभावनाओं पर फोकस करते हुए आगे बढ़ रही है। साथियों, 21वीं सदी का 1/4 हिस्सा बीत चुका है। बीते वर्षों में भारत ने बहुत तेज प्रगति भी की है। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि पिछले 2 दशकों में वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट के 10 आयोजन हो चुके हैं। शुरुआती दौर में इसका मकसद दुनिया को गुजरात की क्षमता दिखाना था ताकि लोग यहां पर निवेश करें। आज वाइब्रेंट गुजरात समिट ग्लोबल ग्रोथ और अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी का एक मजबूत मंच बन चुका है। गुजरात दौरे पर गए पीएम मोदी ने अहमदाबाद मेट्रो के फेज 2 से बचे हुए हिस्से का उद्घाटन भी किया। ये फेज सेक्टर 10A से महात्मा मंदिर तक है। इससे अहमदाबाद की मेट्रो कनेक्टिविटी को और मजबूती मिलने की उम्मीद है। इस मौके पर मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और उप मुख्यमंत्री हर्ष सांघवी भी मौजूद रहे। बीएमसी चुनाव से 4 दिन पहले महायुति ने भी अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया। घोषणा पत्र में शहर के बुनियादी ढांचे, पर्यावरण, परिवहन, रोजगार और मराठी संस्कृति से जुड़े कई बड़े ऐलान किए गए। देखिए रिपोर्ट। बीएमसी चुनाव को लेकर मुंबई का सियासी माहौल गर्माता जा रहा है। पक्ष विपक्ष के बीच जोरदार वार पलटवार हो रहा है। इन सब के बीच महायुति ने भी अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे और भारतीय रिपब्लिकन पार्टी के प्रमुख रामदास आठवले की मौजूदगी में घोषणा पत्र को जारी किया गया। घोषणा पत्र में शहर के बुनियादी ढांचे, पर्यावरण, परिवहन, रोजगार और मराठी संस्कृति से जुड़े कई बड़े ऐलान किए गए। घोषणा पत्र मुंबई को 2034 तक एक विकसित महानगर बनाने के लक्ष्य के साथ पेश किया गया, जिसमें पानी, बेस्ट, मार्केट, इंडस्ट्री, टूरिज्म और सांस्कृतिक विकास पर खास फोकस किया गया। बेस्ट की बसों में महिलाओं के लिए 50% किराया छूट देने का वादा भी किया गया है और इसके अलावा मैनिफेस्टो में मुंबई को रोहिंग्या और बांग्लादेशियों से मुक्त करवाने का संकल्प दोहराया गया। महानगर पालिका में प्रचंड विजय, ऐतिहासिक विजय एकनाथ शिंदे की शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी के नेता देवेंद्र फडणवीस जी के नेतृत्व में होने जा रही है। बीएमसी चुनाव को लेकर चुनाव प्रचार भी तेज हो गया है। घाटकोपर में आयोजित सभा में सीएम देवेंद्र फडणवीस ने ठाकरे ब्रदर्स पर जमकर निशाना साधा। बता दें कि बीएमसी के चुनाव 15 जनवरी को होने हैं। इस बार चुनाव में ठाकरे ब्रदर्स मिलकर चुनावी मैदान में हैं, तो वहीं बीजेपी और शिवसेना ने भी पूरी ताकत झोंक दी है। मुंबई में होने वाले बीएमसी चुनाव में बिहार की बीजेपी विधायक मैथिली ठाकुर की एंट्री भी हो गई। मैथिली ठाकुर भी चुनाव प्रचार में जुट गईं। मैथिली ठाकुर को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ उमड़ रही है। तस्वीरें आप देखिए। मैथिली ठाकुर मैथिली भाषा में लोगों का अभिवादन कर और अपने प्रसिद्ध गीत गाकर लोगों का दिल जीत रही हैं। विधायक मैथिली ठाकुर से न्यूज नेशन ने खास बातचीत की। उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनाते हैं आपको। चुनाव में अब देश की सबसे युवा विधायक मैथिली ठाकुर की एंट्री हो चुकी है। आज मैथिली ठाकुर मुंबई में हैं, उनसे बात करते हैं। मैथिली जी घूम रही हैं, मुंबई घूम रही हैं, लगातार आप जो है चुनाव प्रचार में बिजी हैं। क्या देख रही हैं, मुंबई का क्या माहौल है? महायुति के समर्थन में मैं आई हूँ और जिस तरीके से जितने भी अभी तक मैं 3 जगह गई और तीनों जगह जो मैंने माहौल देखा वो सब हमारे पक्ष में ही है। तो ये देख के अच्छा लग रहा है कि अब एक लेवल ऊपर उठ करके सिर्फ विकास की चीज़ों के ऊपर बात करना और विकास के लिए ही काम करना हम लोग का जो लोगों का समर्थन मिल रहा है इस चीज़ को लेकर के, तो ये बहुत अच्छा लग रहा है कि एक विचारधारा जो लोगों के अंदर है कि अभी अलग अलग मुद्दों से ना भटकते हुए सिर्फ विकास देखना, अपने क्षेत्र के तरक्की के लिए अपना नेता चुनना। जो तस्वीर आपके चुनाव प्रचार में हम देख रहे थे वही कुछ हमको आज दिखाई दिया जब लोग आपको आपकी आरती उतार रहे थे, आपको तिलक लगा रहे थे। ये लोगों का स्नेह है, प्यार है
और मैं सौभाग्य है मेरा कि ऐसे लोग मुझे हमेशा मिलते हैं। मुंबई में या महाराष्ट्र में कहें तो आपके जो मराठी गीत जो आपने गाए हैं उसकी भी बहुत तारीफ होती है। हर कोई तारीफ करता है, चाहे वो महाराष्ट्र के यहाँ के लोग हो, चाहे वो उत्तर भारतीय हो, चाहे कोई भी हो, हर कोई तारीफ करता है कि एक बिहार की बेटी कैसे हर राज्य की संस्कृति को अपने अंदर समेटे हुई है। जी, मैं भी ट्विटर पे देख रही थी, मेरे ही बहुत जो मैंने अभंग गाए हैं, मराठी संगीत गाए, सब फिर से वापस लोग ट्वीट कर रहे थे। एक बार वो मराठी वाला जो आपने गाया है वो एक बार सुना दीजिए। बहुत सारे हैं और लेकिन अभी जो बहुत लोग ट्वीट करे वो ये है, मनी नाही भाव म्हणे देवा मला पाव, मनी नाही भाव म्हणे देवा मला पाव, देव अशान भेटायचा नाही रे, देव बाजारचा भाजीपाला नाही रे, हे देव बाजारचा भाजीपाला नाही रे। एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे का बड़ा बयान सामने आया है। मुझे भाषा से नफरत नहीं है, ये राज ठाकरे कह रहे हैं। वो चारों तरफ से महाराष्ट्र आ रहे हैं, आपका हिस्सा छीन रहे हैं। जमीन और भाषा चली गई तो आप खत्म हो जाएंगे। मराठी और महाराष्ट्र के लिए एकजुट हो जाओ, ये राज ठाकरे का बयान सामने आया है। बीएमसी चुनाव से पहले बीएमसी चुनाव के प्रचार के बीच महाराष्ट्र में जुबानी तल्खी बेहद बड़े स्तर पर पहुंच चुकी है। विवादों के केंद्र में बीजेपी नेता नीतीश राणे और समाजवादी पार्टी नेता अबू आजमी हैं। देखिए रिपोर्ट। हम हमारे घर की पूजा भी कर नहीं पाएंगे, जय श्री राम में बोल नहीं पाएंगे। इतनी ताकत तेरी है, पुलिस को हटा दे और आप मस्जिद में घुस के देख ले क्या हालत तेरी होती है। सियासत का ये स्तर कहां जा रहा है? राजनीतिक विरोध क्यों जहरीला होता जा रहा है? महाराष्ट्र में बीएमसी चुनाव से पहले नेताओं के बीच जुबानी तल्खी चरम पर पहुंच गई है। यहाँ का मंत्री बोलता है सर कि कुरान शरीफ पढ़ना है तो पाकिस्तान में जाके पढ़ो, बोलता है ना। अबू आसिम को ताकत दे दो, ऐसी बढ़ती हुई जबानों को नहीं काट दिया तो अपने बाप की औलाद नहीं। एक मंत्री है, नेपाली दिखता है, टिंगना सा है, अरे बोलता है कि मस्जिद में घुस के मुसलमानों को मारूंगा। क्या हम हिजड़े हैं, क्या मारेगा तू? इतनी ताकत तेरी है, पुलिस को हटा दे और आप मस्जिद में घुस के देख ले क्या हालत तेरी होती है। अबू आजमी का ये बयान बेहद आपत्तिजनक है। जुबान खींचने की धमकी के साथ ये नस्लवादी टिप्पणी है। अबू आजमी के बयानों की चौतरफा निंदा हो रही है, लेकिन नीतीश राणे की सियासत भी हमेशा कटघरे में रही है। नीतीश राणे को हिंदुत्ववादी राजनीति के लिए जाना जाता है। उनकी बयानबाजी भी बेहद तीखी है। वैसे महाराष्ट्र में हिंदू मुसलमान की राजनीति खूब हो रही है। महाराष्ट्र के सोलापुर में अज़दुद्दीन ओवैसी के बयान पर काफी विवाद हुआ है। ओवैसी ने कहा था कि भारत में भविष्य में हिजाब पहनने वाली महिला देश के प्रधानमंत्री बनेगी। इस बयान पर दूसरे बीजेपी नेताओं के साथ नीतीश राणे भी तल्ख टिप्पणी कर चुके हैं। गजवाई हिंद अंतर्गत इस हिंदू राष्ट्र को इस्लाम राष्ट्र बनाने के लिए जो कोशिश हो रही है ना, उसकी शुरुआत बुरके वाली पंतप्रधान के धमकी से है। नेताओं की ये भाषा, राजनीति का ऐसा स्तर खतरनाक है। ओवैसी हो, वारिस पठान हो, अबू आजमी हो या फिर नीतीश राणे, क्या इनकी राजनीति पर लगाम लगाने के लिए कदम उठाए जाएंगे? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मिशन केरल में जुट गए हैं। तिरुवनंतपुरम में अमित शाह ने एक कार्यक्रम में केरल सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जो लोग सबरीमाला की संपत्ति की रक्षा करने में नाकाम रहे, वो लोगों की आस्था की रक्षा नहीं कर सकते। पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु का दौरा करने के बाद अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मिशन केरल में जुट गए हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने तिरुवनंतपुरम में हाल ही में संपन्न हुए लोकल बॉडी चुनाव में जीते प्रतिनिधियों को संबोधित किया और विरोधियों पर जमकर प्रहार किया। इस मौके पर अमित शाह ने सबरीमला में सोने की चोरी का मुद्दा उठाया और कहा कि जो लोग सबरीमला की संपत्ति की रक्षा करने में नाकाम रहे, वो लोगों की आस्था की रक्षा नहीं कर सकते। जो शासन सबरीमाला के खजाने की रक्षा न कर पाए, वो हमारी आस्था को बचा सकता है क्या? जरा जोर से बोलिए भाई, बचा सकते हैं क्या हमारी आस्था को? सब लोग जोर से बोलिए, हमारी आस्था को बचा सकते हैं क्या? केरल की मूल आस्था का संरक्षण अगर कोई कर सकता है
तो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। मैं आज मुख्यमंत्री केरल को कहने आया हूं, सबरीमाला के अंदर आपने देवस्थान का जो खजाना चोरी हुआ है वो सिर्फ केरल के लोगों की आस्था का सवाल नहीं है, पूरे देश के लोग बड़ी शंका के साथ आपको देख रहे हैं। इस मौके पर अमित शाह ने इस बार केरल में बीजेपी की सरकार बनने का दावा किया। लक्ष्य तक पहुंचने का एक पड़ाव है, हमारा अंतिम लक्ष्य है कमल निशान की केरल में सरकार बनाना, भाजपा का मुख्यमंत्री लाना। अमित शाह ने कहा कि केरल की जनता बीजेपी को अपना समर्थन दे रही है। 2014 में हमें 11% वोट मिले थे, साल 2019 में 16% हो गया और 2024 में इसका प्रतिशत 20 तक पहुंच चुका है। अब ये वोट शेयर 20% से 30% और 40% तक पहुंचेगा। दरअसल अमित शाह का ये आत्मविश्वास यूं ही पैदा नहीं हुआ। हाल ही में बीजेपी ने केरल में इतिहास रचा था। बीजेपी के वीवी राजेश ने तिरुवनंतपुरम में मेयर का चुनाव जीता था। ये पहली बार था जब केरल के किसी शहर में बीजेपी का कोई नेता मेयर बना। बीजेपी की इस जीत ने बीजेपी को उत्साह और जोश से भर दिया था। 40 दिन के बाद पटना लौटे तेजस्वी यादव के बयान पर एक बार फिर से हंगामा मच गया है। तेजस्वी यादव ने एनडीए की जीत को लोक की हार और तंत्र की जीत बताया, जिसके बाद बीजेपी भी हमलावर हो गई। बिहार विधानसभा चुनाव में करारी हार झेलने के बाद तेजस्वी यादव ने फिर बयान दिया और उनके इस बयान पर बिहार की सियासत एक बार फिर गर्मा गई है। लंबी छुट्टियों के बाद विदेश से पटना पहुंचे तेजस्वी यादव ने एनडीए की जीत पर सवाल खड़े कर दिए हैं और इसे जनता की हार बताई है। हम लोग सब लोग जानते हैं कि क्या षड्यंत्र रचा गया, छल कपट से ये लोग चुनाव जीते। इतना ही नहीं, तेजस्वी यादव ने कहा है कि 100 दिन तक हम कुछ नहीं बोलेंगे। सरकार ने जो वादे किए हैं वो पूरा करें। 100 दिन तक हम कुछ नहीं बोलेंगे और ये सरकार की जिम्मेदारी है कि जो घोषणा पत्र इन लोगों ने जो जारी किया है उस घोषणा पत्र को जमीन पर अमल करने का काम करें। तेजस्वी यादव के बयान पर सूबे की सियासत एक बार फिर गर्मा गई है। बयान पर बीजेपी ने जोरदार पलटवार किया है। वो मौनी बाबा हो जाएं, पितोजी दोनों बाप बेटा मौन हो जाएं, कहीं प्रायश्चित करें बैठ करके 100 दिन। वहीं केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान ने भी तेजस्वी यादव को आईना दिखाया है। जनादेश का इस तरीके से अपमान करना ही इनके जनादेश चोरी का कारण बना है। दरअसल बिहार चुनाव में महागठबंधन की करारी हार हुई है। शुरू से ही कांग्रेस और आरजेडी हार का ठीकरा ईवीएम और आईवीआर पर फोड़ रही है। सत्र के दौरान तेजस्वी यादव विदेश चले गए थे और अब आए हैं तो पूरे तेवर के साथ एक बार फिर हमलावर हैं। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल का एक बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें उनसे विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग 2026 के दौरान सवाल जवाब का सेशन चल रहा था तो उनके मोबाइल फोन रखने और इंटरनेट का उपयोग न करने को लेकर सवाल पूछा गया। इस दौरान उन्होंने साफ कहा कि मैं फोन का भी इस्तेमाल नहीं करता। हम सभी ने सुना है कि आप फोन्स यूज नहीं करते। ऐसे समय पर जब युवा पीढ़ी अपना सारा कोऑर्डिनेशन फोन से ही करती है तो आप अपनी दिनचर्या बिना फोन्स के कैसे संभालते हैं? आप फोन का यूज नहीं करते हैं। हाँ, ये पता नहीं आपको ये कहाँ से सूचनाएं मिली हैं, लेकिन ये बात सही है कि मैं इंटरनेट का प्रयोग नहीं करता, फोन का भी प्रयोग नहीं करता, सिवाय कोई पारिवारिक बातें हो या कोई बहुत पर्सनल बातें हो। लेकिन थोड़ा बहुत तो करना पड़ता ही है। मुझे बहुत बाहर के देशों से इससे बात करनी पड़ती है तो वो तो होता ही है। काम चल जाता है। और भी कई साधन होते हैं कम्युनिकेशन के, वही साधन नहीं है जो लोगों को पता है। कई ऐसे साधन भी जुटाने पड़ते हैं जो लोगों को न मालूम हो। वीबीजी रामजी कानून को लेकर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही। मनरेगा खत्म करने के खिलाफ कांग्रेस ने कई शहरों में जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान पुलिस से झड़प भी हुई।
मनरेगा का नाम बदलकर वीजी रामजी करने के खिलाफ कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है। मनरेगा को खत्म करने के विरोध में कांग्रेस ने देशव्यापी विरोध प्रदर्शन किया। लखनऊ में विकसित भारत जी राम जी कानून के विरोध में एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। हंगामे के दौरान बड़ी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहा। माहौल को बिगड़ता देख एनएसयूआई कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया और गाड़ियों में भरकर ले गए। वाराणसी में भी एनएसयूआई ने पैदल मार्च निकालकर विरोध जताया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय कार्यकर्ताओं संग उपवास पर बैठे। बाबा भीमराव अंबेडकर जी की मूर्ति के समक्ष आज उपवास पर बैठे हैं। ये मनरेगा कानून को खत्म किया इस सरकार ने, आज उसके पूरी तरीके से विरोध में हमारे कांग्रेस का एक कार्यकर्ता सड़क पर उतर कर बैठा है और हम महात्मा गांधी के नाम को जो खत्म करना चाहते हैं, इस कानून को खत्म करना चाहते हैं। कांग्रेस का आरोप है कि नए कानून से गांवों का विकास रुकेगा। बहुमत का बुलडोजर चलाकर गांधी की एक बार फिर हत्या की है। इससे गांव का विकास रुकेगा, गांव का उत्थान रुकेगा। वहीं बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस विश्व की एकमात्र पार्टी है जो रोजगार देने को और गरीब और गांव के विकास का विरोध करती है। कांग्रेस विश्व की एकमात्र पार्टी है जो रोजगार देने का और गरीब के विकास का और गांव के विकास का विरोध करती है। दरअसल वीजी रामजी कानून को लेकर विपक्षी दल शुरू से ही हमलावर हैं। कांग्रेस इसके विरोध में देशव्यापी अभियान चला रहा है। हालांकि बीजेपी का दावा है कि वीजी रामजी कानून ग्रामीण विकास के लिए मील का पत्थर साबित होगा। रोहित गोदारा गोल्डी बराड़ गैंग का गैंगस्टर गिरफ्तार हुआ है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, दिल्ली क्राइम ब्रांच ने गैंगस्टर विक्की को गिरफ्तार किया है। विक्की पर 18 आपराधिक मामले दर्ज हैं। यूपी के लोनी से गैंगस्टर विक्की गिरफ्तार हुआ है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, ये गिरफ्तारी के वक्त की तस्वीरें हैं। गैंगस्टर विक्की पर 18 आपराधिक मामले दर्ज हैं। लंबे समय से तलाश की जा रही थी। लोनी से इसकी गिरफ्तारी हुई है। ईरान में प्रदर्शनकारियों की हत्या पर ट्रंप ने धमकी दी है। ईरान ने तय की गई रेड लाइन को पार कर दिया है। कुछ लोग मारे गए हैं जिन्हें नहीं मारा जाना चाहिए था। इसे हम बहुत गंभीरता से देख रहे हैं। सेना भी इस पूरी घटना को देख रही है। हम बहुत मजबूत विकल्पों पर विचार कर रहे हैं। ट्रंप की ओर से देखिए, ये पहले ही कहा गया था कि उनको ना कुछ किया जाए और अगर गोली चलाई जाती है तो फिर यहां से गोला चलेगा। और इस वक्त आइए एक बड़ी खबर। इसरो आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इस साल का पहला सैटेलाइट मिशन लॉन्च कर रहा है। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। काउंटडाउन इस वक्त जारी है और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये लॉन्च पोलर, और ये देखिए ये लॉन्च किया जा चुका है। Here's the pillar of fire meets the ये तस्वीरें बहुत ही अहम जो इस वक्त आप देख रहे हैं, लॉन्च पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यानी PSLV C62 से किया गया है। इस मिशन में कुल 15 सैटेलाइट्स को स्पेस में भेजा जा रहा है। इनमें अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट अन्वेषा मुख्य है और इसे धरती से करीब 600 किलोमीटर ऊपर पोलर सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट में स्थापित किया जाएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण तस्वीरें जो इस वक्त आप देख रहे हैं, इतिहास रचते हुए, और ये कहिए कि अंतरिक्ष में और इस नए साल की ये जो शुरुआत हो रही है और ये जो कैलेंडर 2026 में, ये एक सफलता के साथ ये एक इतिहास बनते हुए जो हम यहाँ पर देख रहे हैं। और बहुत सारी चीजें जो यहाँ पर बात की जा रही है, क्योंकि अंतरिक्ष में देखिए सैटेलाइट रिफ्यूलिंग जो तकनीक है उसमें दूसरा देश बन जाएगा भारत, क्योंकि इससे पहले चीन ने ही सफलता हासिल की है। अमेरिका और बाकी यूरोपीय देशों की अगर बात करें तो वो अब भी इसमें सफलता हासिल नहीं कर पाए हैं। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि जाहिर तौर पर जो इस वक्त आप तस्वीरें यहां पर देख रहे हैं। इसरो ने श्रीहरिकोटा से इसे लॉन्च कर दिया है। अन्वेषा सैटेलाइट जिसको DRDO ने विकसित किया है, ये उन्नत इमेजिंग क्षमताओं से लैस एक स्पाइस सैटेलाइट है जिसका मकसद सटीक निगरानी और मैपिंग करना है। पाकिस्तान की कोई चाल हो, चीन की कोई चाल हो, कुछ भी नहीं बचेगा। ये धरती से कई 100 किलोमीटर ऊपर होने के बावजूद झाड़ी, जंगलों, बंकर्स में छिपे हुए जो दुश्मन हैं उनकी तस्वीर तक खींच सकता है। तो जाहिर सी बात है कि जो दुश्मन है उनकी निगाह जरूर इस पर लगी होगी। और ये तस्वीरें हम अंदर की आपको जो पूरे स्टाफ की है वो तस्वीरें यहां पर इस वक्त दिखा रहे हैं। और ये
आप देखिए कि बड़ा ही उस वक्त हार्ट बीट्स बहुत तेज हो जाती है जब ये लॉन्च किया जा रहा है। उससे पहले की जो तैयारियां हैं और कई वक्त तक पूरी रात आप ये कहिए कि ये जो साइंटिस्ट वहां पर बैठे हुए हैं, ये जो स्टाफ इस वक्त वहां पर बैठा हुआ है, और देखिए जैसे ही ये लॉन्च किया जाता है वैसे ही सबके चेहरे खुशी से खिल जाते हैं, तालियां बजाई जाती है उस वक्त। तो ये अन्वेषा सैटेलाइट जो लॉन्च की गई, तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। और जैसा कि पहले भी हमने कहा, मैंने आपको बताया कि भारत दूसरा देश होगा चीन के बाद, क्योंकि इससे पहले ये सफलता अंतरिक्ष में सैटेलाइट रिफ्यूलिंग तकनीक की अगर बात करें तो इसमें सिर्फ चीन ने ही हासिल की है। भारत दूसरा देश होगा, क्योंकि अब तक अमेरिका और बाकी यूरोपीय देशों की अगर बात करें तो वो भी इसमें सफलता हासिल अभी नहीं कर पाए। और ये तस्वीर देखिए हम आपको दिखा रहे हैं उस वक्त की जब ये लॉन्च किया गया। ग्रीनलैंड पर कब्जे की बात ट्रंप ने एक बार फिर से दोहराई है। किसी ना किसी तरह ग्रीनलैंड को हासिल करेंगे, ग्रीनलैंड को किराए पर नहीं खरीदने की बात कर रहे हैं। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो रूस या चीन ऐसा कर ले, किसी को अच्छा लगे या ना लगे, लेकिन ग्रीनलैंड तो लेकर रहेंगे और किराए पर नहीं बल्कि खरीदने की बात कर रहे हैं। अगर हम ऐसा नहीं करते तो रूस या चीन ऐसा करेंगे। ये ट्रंप एक बार फिर से इस बात को दोहराते हुए नजर आए। तो ग्रीनलैंड को लेकर इससे पहले भी डोनाल्ड ट्रंप बयान दे चुके हैं। ईरान में प्रदर्शनकारियों को चुन चुन कर निशाना बना रही है सेना। सेना ने प्रदर्शनकारियों पर ताबड़तोड़ फायरिंग की है। फायरिंग का खौफनाक वीडियो भी सामने आया है। तो अब ये देखिए कि किस तरह से सेना प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग करती हुई नजर आ रही है, क्योंकि पिछले इतने दिनों से आप देख रहे हैं कि 100 से भी ज्यादा शहर जहां पर इस तरह का ये प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है। और इसे दबाने के लिए इससे पहले इंटरनेट और फोन सेवा जो है वो बंद की गई थी, और अब उसके बाद आप ये देखिए कि किस तरह से अब उनको कंट्रोल में करने के लिए फायरिंग भी की जा रही है। बाकायदा इससे पहले चेतावनी दी गई कि अगर ये नहीं थमता है तो फिर गोली चलाई जाएगी। और अब आप ये देख रहे हैं कि किस तरह से प्रदर्शन में मारे गए कुछ लोग। ईरान के अब्दनान की अगर बात करें तो यहाँ प्रदर्शनकारी जो हैं उन पर फायरिंग होती है। बगावत की ये चिंगारी 31 में से 30 प्रांत में फैली हुई। और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, ईरान में लगातार 15वें दिन हिंसक प्रदर्शन हो रहा है। तेहरान में प्रदर्शनकारियों पर सेना ने फायरिंग की है। 3000 से ज्यादा लोगों के मारे जाने का दावा किया जा रहा है ईरान मीडिया के मुताबिक। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक 72 घंटे में 3000 से ज्यादा लोगों के मारे जाने का दावा है। लगातार प्रदर्शनकारियों पर सेना फायरिंग कर रही है, गोलीबारी की जा रही है, जिसका असर ये कि 3000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। प्रधानमंत्री मोदी गुजरात के दौरे के दूसरे दिन सोमनाथ में आयोजित शौर्य यात्रा में शामिल हुए। ये शौर्य यात्रा सोमनाथ मंदिर की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति देने वाले अनगिनत वीर योद्धाओं को श्रद्धांजलि अर्पित करने के मकसद से निकाली गई थी। शौर्य यात्रा में 108 घोड़ों के साथ एक प्रतीकात्मक जुलूस निकाला गया, जो शौर्य, साहस और बलिदान का प्रतीक माना जाता है। शौर्य यात्रा में शामिल होने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने ऐतिहासिक सोमनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की और सरदार वल्लभ भाई पटेल को श्रद्धांजलि भी अर्पित की, जिनकी प्रतिमा मंदिर परिसर के पास ही स्थापित की गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने वहां मौजूद कलाकारों से बातचीत की और ड्रम भी बजाया। पवित्र मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने जनसभा को संबोधित किया और कहा कि तुष्टीकरण के ठेकेदारों ने हमेशा इस कट्टरपंथी सोच के आगे घुटने टेके। ईमानदार कोई भी व्यक्ति ऐसी कट्टरपंथी सोच का समर्थन नहीं करेगा, लेकिन तुष्टीकरण के ठेकेदारों ने हमेशा इस कट्टरपंथी सोच के आगे घुटने टेके। प्रधानमंत्री मोदी ने मंदिर पर तमाम आक्रांताओं के हमले का भी जिक्र किया और कहा कि हमला करने वाले शिव की शक्ति को पहचान नहीं पाए। वो मजहबी कट्टरपंथी ये नहीं समझ पाए
कि जिस सोमनाथ को वो नष्ट करना चाहते हैं, उनके नाम में ही सोम अर्थात अमृत जुड़ा हुआ है। बता दें कि ऐतिहासिक सोमनाथ मंदिर पर हुए हमले के 1000 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मनाया जा रहा है। पीएम मोदी ने राजकोट के कच्छ और सौराष्ट्र क्षेत्रों के लिए आयोजित वाइब्रेंट गुजरात के क्षेत्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि विकास भी विरासत भी का मंत्र हर तरफ गूंज रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात के राजकोट में कच्छ और सौराष्ट्र क्षेत्रों के लिए आयोजित वाइब्रेंट गुजरात के क्षेत्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस मौके पर गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और उप मुख्यमंत्री हर्ष सांघवी भी मौजूद रहे। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने ट्रेड शो और प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। वाइब्रेंट गुजरात के क्षेत्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि विकास भी और विरासत भी का मंत्र हर तरफ गूंज रहा है। यानी विकास भी विरासत भी, यह मंत्र हर तरफ गूंज रहा है। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है और दुनिया की उम्मीदें लगातार भारत की ओर बढ़ रही हैं। वाइब्रेंट गुजरात की रीजनल समिट गुजरात की इन्हीं रीजनल संभावनाओं पर फोकस करते हुए आगे बढ़ रही है। साथियों, 21वीं सदी का 1/4 हिस्सा बीत चुका है। बीते वर्षों में भारत ने बहुत तेज प्रगति भी की है। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि पिछले 2 दशकों में वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट के 10 आयोजन हो चुके हैं। शुरुआती दौर में इसका मकसद दुनिया को गुजरात की क्षमता दिखाना था ताकि लोग यहां पर निवेश करें। आज वाइब्रेंट गुजरात समिट ग्लोबल ग्रोथ और अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी का एक मजबूत मंच बन चुका है। गुजरात दौरे पर गए पीएम मोदी ने अहमदाबाद मेट्रो के फेज 2 से बचे हुए हिस्से का उद्घाटन भी किया। ये फेज सेक्टर 10A से महात्मा मंदिर तक है। इससे अहमदाबाद की मेट्रो कनेक्टिविटी को और मजबूती मिलने की उम्मीद है। इस मौके पर मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और उप मुख्यमंत्री हर्ष सांघवी भी मौजूद रहे। बीएमसी चुनाव से 4 दिन पहले महायुति ने भी अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया। घोषणा पत्र में शहर के बुनियादी ढांचे, पर्यावरण, परिवहन, रोजगार और मराठी संस्कृति से जुड़े कई बड़े ऐलान किए गए। देखिए रिपोर्ट। बीएमसी चुनाव को लेकर मुंबई का सियासी माहौल गर्माता जा रहा है। पक्ष विपक्ष के बीच जोरदार वार पलटवार हो रहा है। इन सब के बीच महायुति ने भी अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे और भारतीय रिपब्लिकन पार्टी के प्रमुख रामदास आठवले की मौजूदगी में घोषणा पत्र को जारी किया गया। घोषणा पत्र में शहर के बुनियादी ढांचे, पर्यावरण, परिवहन, रोजगार और मराठी संस्कृति से जुड़े कई बड़े ऐलान किए गए। घोषणा पत्र मुंबई को 2034 तक एक विकसित महानगर बनाने के लक्ष्य के साथ पेश किया गया, जिसमें पानी, बेस्ट, मार्केट, इंडस्ट्री, टूरिज्म और सांस्कृतिक विकास पर खास फोकस किया गया। बेस्ट की बसों में महिलाओं के लिए 50% किराया छूट देने का वादा भी किया गया है और इसके अलावा मैनिफेस्टो में मुंबई को रोहिंग्या और बांग्लादेशियों से मुक्त करवाने का संकल्प दोहराया गया। महानगर पालिका में प्रचंड विजय, ऐतिहासिक विजय एकनाथ शिंदे की शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी के नेता देवेंद्र फडणवीस जी के नेतृत्व में होने जा रही है। बीएमसी चुनाव को लेकर चुनाव प्रचार भी तेज हो गया है। घाटकोपर में आयोजित सभा में सीएम देवेंद्र फडणवीस ने ठाकरे ब्रदर्स पर जमकर निशाना साधा। बता दें कि बीएमसी के चुनाव 15 जनवरी को होने हैं। इस बार चुनाव में ठाकरे ब्रदर्स मिलकर चुनावी मैदान में हैं, तो वहीं बीजेपी और शिवसेना ने भी पूरी ताकत झोंक दी है। मुंबई में होने वाले बीएमसी चुनाव में बिहार की बीजेपी विधायक मैथिली ठाकुर की एंट्री भी हो गई। मैथिली ठाकुर भी चुनाव प्रचार में जुट गईं। मैथिली ठाकुर को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ उमड़ रही है। तस्वीरें आप देखिए। मैथिली ठाकुर मैथिली भाषा में लोगों का अभिवादन कर और अपने प्रसिद्ध गीत गाकर लोगों का दिल जीत रही हैं। विधायक मैथिली ठाकुर से न्यूज नेशन ने खास बातचीत की। उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनाते हैं आपको। चुनाव में अब देश की सबसे युवा विधायक मैथिली ठाकुर की एंट्री हो चुकी है। आज मैथिली ठाकुर मुंबई में हैं, उनसे बात करते हैं। मैथिली जी घूम रही हैं, मुंबई घूम रही हैं, लगातार आप जो है चुनाव प्रचार में बिजी हैं। क्या देख रही हैं, मुंबई का क्या माहौल है? महायुति के समर्थन में मैं आई हूँ और
जिस तरीके से जितने भी अभी तक मैं 3 जगह गई और तीनों जगह जो मैंने माहौल देखा वो सब हमारे पक्ष में ही है। तो ये देख के अच्छा लग रहा है कि अब एक लेवल ऊपर उठ करके सिर्फ विकास की चीज़ों के ऊपर बात करना और विकास के लिए ही काम करना हम लोग का जो लोगों का समर्थन मिल रहा है इस चीज़ को लेकर के, तो ये बहुत अच्छा लग रहा है कि एक विचारधारा जो लोगों के अंदर है कि अभी अलग अलग मुद्दों से ना भटकते हुए सिर्फ विकास देखना, अपने क्षेत्र के तरक्की के लिए अपना नेता चुनना। जो तस्वीर आपके चुनाव प्रचार में हम देख रहे थे वही कुछ हमको आज दिखाई दिया जब लोग आपको आपकी आरती उतार रहे थे, आपको तिलक लगा रहे थे। ये लोगों का स्नेह है, प्यार है और मैं सौभाग्य है मेरा कि ऐसे लोग मुझे हमेशा मिलते हैं। मुंबई में या महाराष्ट्र में कहें तो आपके जो मराठी गीत जो आपने गाए हैं उसकी भी बहुत तारीफ होती है। हर कोई तारीफ करता है, चाहे वो महाराष्ट्र के यहाँ के लोग हो, चाहे वो उत्तर भारतीय हो, चाहे कोई भी हो, हर कोई तारीफ करता है कि एक बिहार की बेटी कैसे हर राज्य की संस्कृति को अपने अंदर समेटे हुई है। जी, मैं भी ट्विटर पे देख रही थी, मेरे ही बहुत जो मैंने अभंग गाए हैं, मराठी संगीत गाए, सब फिर से वापस लोग ट्वीट कर रहे थे। एक बार वो मराठी वाला जो आपने गाया है वो एक बार सुना दीजिए। बहुत सारे हैं और लेकिन अभी जो बहुत लोग ट्वीट करे वो ये है, मनी नाही भाव म्हणे देवा मला पाव, मनी नाही भाव म्हणे देवा मला पाव, देव अशान भेटायचा नाही रे, देव बाजारचा भाजीपाला नाही रे, हे देव बाजारचा भाजीपाला नाही रे। एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे का बड़ा बयान सामने आया है। मुझे भाषा से नफरत नहीं है, ये राज ठाकरे कह रहे हैं। वो चारों तरफ से महाराष्ट्र आ रहे हैं, आपका हिस्सा छीन रहे हैं। जमीन और भाषा चली गई तो आप खत्म हो जाएंगे। मराठी और महाराष्ट्र के लिए एकजुट हो जाओ, ये राज ठाकरे का बयान सामने आया है। बीएमसी चुनाव से पहले बीएमसी चुनाव के प्रचार के बीच महाराष्ट्र में जुबानी तल्खी बेहद बड़े स्तर पर पहुंच चुकी है। विवादों के केंद्र में बीजेपी नेता नीतीश राणे और समाजवादी पार्टी नेता अबू आजमी हैं। देखिए रिपोर्ट। हम हमारे घर की पूजा भी कर नहीं पाएंगे, जय श्री राम में बोल नहीं पाएंगे। इतनी ताकत तेरी है, पुलिस को हटा दे और आप मस्जिद में घुस के देख ले क्या हालत तेरी होती है। सियासत का ये स्तर कहां जा रहा है? राजनीतिक विरोध क्यों जहरीला होता जा रहा है? महाराष्ट्र में बीएमसी चुनाव से पहले नेताओं के बीच जुबानी तल्खी चरम पर पहुंच गई। यहाँ का मंत्री बोलता है सर कि कुरान शरीफ पढ़ना है तो पाकिस्तान में जाके पढ़ो, बोलता है ना। अबू आसिम को ताकत दे दो, ऐसी बढ़ती हुई जबानों को नहीं काट दिया तो अपने बाप की औलाद नहीं। एक मंत्री है, नेपाली दिखता है, टिंगरा सा है, अरे बोलता है कि मस्जिद में घुस के मुसलमानों को मारूंगा। क्या हम हिजड़े हैं, क्या मारेगा तू? इतनी ताकत तेरी है, पुलिस को हटा दे और आप मस्जिद में घुस के देख ले क्या हालत तेरी होती है। अबू आजमी का ये बयान बेहद आपत्तिजनक है। जुबान खींचने की धमकी के साथ ये नस्लवादी टिप्पणी है। अबू आजमी के बयानों की चौतरफा निंदा हो रही है, लेकिन नीतीश राणे की सियासत भी हमेशा कटघरे में रही है। नीतीश राणे को हिंदुत्ववादी राजनीति के लिए जाना जाता है। उनकी बयानबाजी भी बेहद तीखी है। वैसे महाराष्ट्र में हिंदू मुसलमान की राजनीति खूब हो रही है। महाराष्ट्र के सोलापुर में अज़दुद्दीन ओवैसी के बयान पर काफी विवाद हुआ है। ओवैसी ने कहा था कि भारत में भविष्य में हिजाब पहनने वाली महिला देश की प्रधानमंत्री बनेगी। इस बयान पर दूसरे बीजेपी नेताओं के साथ नीतीश राणे भी तल्ख टिप्पणी कर चुके हैं। गजवाए हिंद अंतर्गत इस हिंदू राष्ट्र को इस्लाम राष्ट्र बनाने के लिए जो कोशिश हो रही है ना, उसकी शुरुआत बुरके वाली पंतप्रधान के धमकी से है। नेताओं की ये भाषा, राजनीति का ऐसा स्तर खतरनाक है। ओवैसी हो, वारिस पठान हो, अबू आजमी हो या फिर नीतीश राणे, क्या इनकी राजनीति पर लगाम लगाने के लिए कदम उठाए जाएंगे? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मिशन केरल में जुट गए हैं। तिरुवनंतपुरम में अमित शाह ने एक कार्यक्रम में केरल सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जो लोग सबरीमाला की संपत्ति की रक्षा करने में नाकाम रहे, वो लोगों की आस्था की रक्षा नहीं कर सकते। पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु का दौरा करने के बाद अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मिशन केरल में जुट गए हैं।
गृह मंत्री अमित शाह ने तिरुवनंतपुरम में हाल ही में संपन्न हुए लोकल बॉडी चुनाव में जीते प्रतिनिधियों को संबोधित किया और विरोधियों पर जमकर प्रहार किया। इस मौके पर अमित शाह ने सबरीमला में सोने की चोरी का मुद्दा उठाया और कहा कि जो लोग सबरीमला की संपत्ति की रक्षा करने में नाकाम रहे, वो लोगों की आस्था की रक्षा नहीं कर सकते। जो शासन सबरीमाला के खजाने की रक्षा न कर पाए, वो हमारी आस्था को बचा सकता है क्या? जरा जोर से बोलिए भाई, बचा सकते हैं क्या हमारी आस्था को? सब लोग जोर से बोलिए, हमारी आस्था को बचा सकते हैं क्या? केरल की मूल आस्था का संरक्षण अगर कोई कर सकता है तो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। मैं आज मुख्यमंत्री केरल को कहने आया हूं, सबरीमाला के अंदर आपने देवस्थान का जो खजाना चोरी हुआ है, वो सिर्फ केरल के लोगों की आस्था का सवाल नहीं है, पूरे देश के लोग बड़ी शंका के साथ आपको देख रहे हैं। इस मौके पर अमित शाह ने इस बार केरल में बीजेपी की सरकार बनने का दावा किया। लक्ष्य तक पहुंचने का एक पड़ाव है, हमारा अंतिम लक्ष्य है कमल निशान की केरल में सरकार बनाना, भाजपा का मुख्यमंत्री लाना। अमित शाह ने कहा कि केरल की जनता बीजेपी को अपना समर्थन दे रही है। 2014 में हमें 11% वोट मिले थे, साल 2019 में 16% हो गया और 2024 में इसका प्रतिशत 20 तक पहुंच चुका है। अब ये वोट शेयर 20% से 30% और 40% तक पहुंचेगा। दरअसल अमित शाह का ये आत्मविश्वास यूं ही पैदा नहीं हुआ। हाल ही में बीजेपी ने केरल में इतिहास रचा था। बीजेपी के वीवी राजेश ने तिरुवनंतपुरम में मेयर का चुनाव जीता था। ये पहली बार था जब केरल के किसी शहर में बीजेपी का कोई नेता मेयर बना। बीजेपी की इस जीत ने बीजेपी को उत्साह और जोश से भर दिया था। 40 दिन के बाद पटना लौटे तेजस्वी यादव के बयान पर एक बार फिर से हंगामा मच गया है। तेजस्वी यादव ने एनडीए की जीत को लोक की हार और तंत्र की जीत बताया, जिसके बाद बीजेपी भी हमलावर हो गई। बिहार विधानसभा चुनाव में करारी हार झेलने के बाद तेजस्वी यादव ने फिर बयान दिया और उनके इस बयान पर बिहार की सियासत एक बार फिर गर्मा गई है। लंबी छुट्टियों के बाद विदेश से पटना पहुंचे तेजस्वी यादव ने एनडीए की जीत पर सवाल खड़े कर दिए हैं और इसे जनता की हार बताई है। हम लोग सब लोग जानते हैं कि क्या षड्यंत्र रचा गया, छल कपट से ये लोग चुनाव जीते हैं। इतना ही नहीं, तेजस्वी यादव ने कहा है कि 100 दिन तक हम कुछ नहीं बोलेंगे। सरकार ने जो वादे किए हैं वो पूरा करें। 100 दिन तक हम कुछ नहीं बोलेंगे और ये सरकार की जिम्मेदारी है कि जो घोषणा पत्र इन लोगों ने जो जारी किया है, उस घोषणा पत्र को जमीन पर अमल करने का काम करें। तेजस्वी यादव के बयान पर सूबे की सियासत एक बार फिर गर्मा गई है। बयान पर बीजेपी ने जोरदार पलटवार किया है। वो मौनी बाबा हो जाएं, पितोजी दोनों बाप बेटा मौन हो जाएं, कहीं प्रायश्चित करें बैठ करके 100 दिन। वहीं केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान ने भी तेजस्वी यादव को आईना दिखाया है। जनादेश का इस तरीके से अपमान करना ही इनके जनादेश चोरी का कारण बना है। दरअसल बिहार चुनाव में महागठबंधन की करारी हार हुई है। शुरू से ही कांग्रेस और आरजेडी हार का ठीकरा ईवीएम और आईवीआर पर फोड़ रही है। सत्र के दौरान तेजस्वी यादव विदेश चले गए थे और अब आए हैं तो पूरे तेवर के साथ एक बार फिर हमलावर हैं। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल का एक बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें उनसे विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग 2026 के दौरान सवाल जवाब का सेशन चल रहा था तो उनके मोबाइल फोन रखने और इंटरनेट का उपयोग न करने को लेकर सवाल पूछा गया। इस दौरान उन्होंने साफ कहा कि मैं फोन का भी इस्तेमाल नहीं करता। हम सभी ने सुना है कि आप फोन्स यूज नहीं करते। ऐसे समय पर जब युवा पीढ़ी अपना सारा कोऑर्डिनेशन फोन से ही करती है, तो आप अपनी दिनचर्या बिना फोन्स के कैसे संभालते हैं? आप फोन का यूज नहीं करते हैं। हाँ, ये पता नहीं आपको ये कहाँ से सूचनाएं मिली हैं, लेकिन ये बात सही है कि मैं इंटरनेट का प्रयोग नहीं करता, फोन का भी प्रयोग नहीं करता, सिवाय कोई पारिवारिक बातें हो या कोई
बहुत पर्सनल बातें हो, लेकिन थोड़ा बहुत तो करना पड़ता ही है। मुझे बहुत बाहर के देशों से इससे बात करनी पड़ती है, तो वो तो होता ही है। काम चल जाता है। और भी कई साधन होते हैं कम्युनिकेशन के, वही साधन नहीं है जो लोगों को पता है। कई ऐसे साधन भी जुटाने पड़ते हैं जो लोगों को न मालूम हो। वीबीजी रामजी कानून को लेकर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही। मनरेगा खत्म करने के खिलाफ कांग्रेस ने कई शहरों में जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान पुलिस से झड़प भी हुई। मनरेगा का नाम बदलकर वीजी रामजी करने के खिलाफ कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है। मनरेगा को खत्म करने के विरोध में कांग्रेस ने देशव्यापी विरोध प्रदर्शन किया। लखनऊ में विकसित भारत जी राम जी कानून के विरोध में एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। हंगामे के दौरान बड़ी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहा। माहौल को बिगड़ता देख एनएसयूआई कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया और गाड़ियों में भरकर ले गए। वाराणसी में भी एनएसयूआई ने पैदल मार्च निकालकर विरोध जताया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय कार्यकर्ताओं संग उपवास पर बैठे। बाबा भीमराव अंबेडकर जी की मूर्ति के समक्ष आज उपवास पर बैठे हैं। ये मनरेगा कानून को खत्म किया इस सरकार ने, आज उसके पूरी तरीके से विरोध में हमारी कांग्रेस का एक कार्यकर्ता सड़क पर उतर कर बैठा है और हम महात्मा गांधी के नाम को जो खत्म करना चाहते हैं, इस कानून को खत्म करना चाहते हैं। कांग्रेस का आरोप है कि नए कानून से गांवों का विकास रुकेगा। बहुमत का बुलडोजर चलाकर गांधी की एक बार फिर हत्या की है। इससे गांव का विकास रुकेगा, गांव का उत्थान रुकेगा। वहीं बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस विश्व की एकमात्र पार्टी है जो रोजगार देने को और गरीब और गांव के विकास का विरोध करती है। कांग्रेस विश्व की एकमात्र पार्टी है जो रोजगार देने का और गरीब के विकास का और गांव के विकास का विरोध करती है। दरअसल वीजी रामजी कानून को लेकर विपक्षी दल शुरू से ही हमलावर हैं। कांग्रेस इसके विरोध में देशव्यापी अभियान चला रहा है। हालांकि बीजेपी का दावा है कि वीजी रामजी कानून ग्रामीण विकास के लिए मील का पत्थर साबित होगा। रोहित गोदारा गोल्डी बराड़ गैंग का गैंगस्टर गिरफ्तार हुआ है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें। दिल्ली क्राइम ब्रांच ने गैंगस्टर विक्की को गिरफ्तार किया है। विक्की पर 18 आपराधिक मामले दर्ज हैं। यूपी के लोनी से गैंगस्टर विक्की गिरफ्तार हुआ है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें। ये गिरफ्तारी के वक्त की तस्वीरें हैं। गैंगस्टर विक्की पर 18 आपराधिक मामले दर्ज हैं। लंबे समय से तलाश की जा रही थी। लोनी से इसकी गिरफ्तारी हुई है। ईरान में प्रदर्शनकारियों की हत्या पर ट्रंप ने धमकी दी है। ईरान ने तय की गई रेड लाइन को पार कर दिया है। कुछ लोग मारे गए हैं जिन्हें नहीं मारा जाना चाहिए था। इसे हम बहुत गंभीरता से देख रहे हैं। सेना भी इस पूरी घटना को देख रही है। हम बहुत मजबूत विकल्पों पर विचार कर रहे हैं। ट्रंप की ओर से देखिए, ये पहला ही कहा गया था कि उनको ना कुछ किया जाए और अगर गोली चलाई जाती है तो फिर यहां से गोला चलेगा। और इस वक्त आइए एक बड़ी खबर। इसरो आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इस साल का पहला सैटेलाइट मिशन लॉन्च कर रहा है। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। काउंटडाउन इस वक्त जारी है और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये लॉन्च पोलर, और ये देखिए, ये लॉन्च किया जा चुका है। Here's the pillar of fire meets the ये तस्वीरें बहुत ही अहम जो इस वक्त आप देख रहे हैं। लॉन्च पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यानी PSLV C62 से किया गया है। इस मिशन में कुल 15 सैटेलाइट्स को स्पेस में भेजा जा रहा है। इनमें अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट अन्वेषा मुख्य है और इसे धरती से करीब 600 किलोमीटर ऊपर पोलर सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट में स्थापित किया जाएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण तस्वीरें जो इस वक्त आप देख रहे हैं, इतिहास रचते हुए। और ये कहिए कि अंतरिक्ष में और इस नए साल की ये जो शुरुआत हो रही है और ये जो कैलेंडर 2026 में, ये एक सफलता के साथ ये एक इतिहास बनते हुए जो हम यहाँ पर देख रहे हैं। और बहुत सारी चीजें जो यहाँ पर बात की जा रही है, क्योंकि अंतरिक्ष में देखिए सैटेलाइट रिफ्यूलिंग जो तकनीक है उसमें
दूसरा देश बन जाएगा भारत, क्योंकि इससे पहले चीन ने ही सफलता हासिल की है। अमेरिका और बाकी यूरोपीय देशों की अगर बात करें तो वो अब भी इसमें सफलता हासिल नहीं कर पाए हैं। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि जाहिर तौर पर, जो इस वक्त आप तस्वीरें यहां पर देख रहे हैं। इसरो ने श्रीहरिकोटा से इसे लॉन्च कर दिया है। अन्वेषा सैटेलाइट, जिसको डीआरडीओ ने विकसित किया है, ये उन्नत इमेजिंग क्षमताओं से लैस एक स्पाई सैटेलाइट है, जिसका मकसद सटीक निगरानी और मैपिंग करना है। पाकिस्तान की कोई चाल हो, चीन की कोई चाल हो, कुछ भी नहीं बचेगा। ये धरती से कई 100 किलोमीटर ऊपर होने के बावजूद झाड़ी, जंगलों, बंकर्स में छिपे हुए जो दुश्मन है, उनकी तस्वीर तक खींच सकता है। तो जाहिर सी बात है कि जो दुश्मन है उनकी निगाह जरूर इस पर लगी होगी। और ये तस्वीरें हम अंदर के आपको जो पूरे स्टाफ की है वो तस्वीरें यहां पर इस वक्त दिखा रहे हैं। और ये आप देखिए कि बड़ा ही उस वक्त हार्ट बीट्स बहुत तेज हो जाती है जब ये लॉन्च किया जा रहा है। उससे पहले की जो तैयारियां हैं और कई वक्त तक पूरी रात आप ये कहिए कि ये जो साइंटिस्ट वहां पर बैठे हुए हैं, ये जो स्टाफ इस वक्त वहां पर बैठा हुआ है, और देखिए जैसे ही ये लॉन्च किया जाता है वैसे ही सबके चेहरे खुशी से खिल जाते हैं, तालियां बजाई जाती है उस वक्त। तो ये अन्वेषा सैटेलाइट जो लॉन्च की गई, तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। और जैसा कि पहले भी हमने कहा, मैंने आपको बताया कि भारत दूसरा देश होगा चीन के बाद, क्योंकि इससे पहले यह सफलता अंतरिक्ष में सैटेलाइट रिफ्यूलिंग तकनीक की अगर बात करें तो इसमें सिर्फ चीन ने ही हासिल की है। भारत दूसरा देश होगा, क्योंकि अब तक अमेरिका और बाकी यूरोपीय देशों की अगर बात करें तो वो भी इसमें सफलता हासिल अभी नहीं कर पाए। और ये तस्वीर देखिए हम आपको दिखा रहे हैं उस वक्त की जब ये लॉन्च किया गया। ग्रीनलैंड पर कब्जे की बात ट्रंप ने एक बार फिर से दोहराई है। किसी ना किसी तरह ग्रीनलैंड को हासिल करेंगे। ग्रीनलैंड को किराए पर नहीं, खरीदने की बात कर रहे हैं। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो रूस या चीन ऐसा कर ले। किसी को अच्छा लगे या ना लगे, लेकिन ग्रीनलैंड तो लेकर रहेंगे, और किराए पर नहीं बल्कि खरीदने की बात कर रहे हैं। अगर हम ऐसा नहीं करते तो रूस या चीन ऐसा करेंगे। ये ट्रंप एक बार फिर से इस बात को दोहराते हुए नजर आ गए। तो ग्रीनलैंड को लेकर इससे पहले भी डोनाल्ड ट्रंप बयान दे चुके हैं। ईरान में प्रदर्शनकारियों को चुन चुन कर निशाना बना रही है सेना। सेना ने प्रदर्शनकारियों पर ताबड़तोड़ फायरिंग की है। फायरिंग का खौफनाक वीडियो भी सामने आया है। तो अब ये देखिए कि किस तरह से सेना प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग करती हुई नजर आ रही है, क्योंकि पिछले इतने दिनों से आप देख रहे हैं कि 100 से भी ज्यादा शहर जहां पर इस तरह का ये प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है। और इसे दबाने के लिए इससे पहले इंटरनेट और फोन सेवा जो है वो बंद की गई थी, और अब उसके बाद आप ये देखिए कि किस तरह से अब उनको कंट्रोल में करने के लिए फायरिंग भी की जा रही है। बाकायदा इससे पहले चेतावनी दी गई कि अगर ये नहीं थमता है तो फिर गोली चलाई जाएगी। और अब आप ये देख रहे हैं कि किस तरह से प्रदर्शन में मारे गए कुछ लोग। ईरान के अब्दनान की अगर बात करें तो यहाँ प्रदर्शनकारी जो हैं उन पर फायरिंग होती है। बगावत की ये चिंगारी 31 में से 30 प्रांत में फैली हुई। और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, ईरान में लगातार 15वें दिन हिंसक प्रदर्शन हो रहा है। तेहरान में प्रदर्शनकारियों पर सेना ने फायरिंग की है। 3000 से ज्यादा लोगों के मारे जाने का दावा किया जा रहा है ईरान मीडिया के मुताबिक। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक 72 घंटे में 3000 से ज्यादा लोगों के मारे जाने का दावा है। लगातार प्रदर्शनकारियों पर सेना फायरिंग कर रही है, गोलीबारी की जा रही है, जिसका असर ये कि 3000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। प्रधानमंत्री मोदी गुजरात के दौरे के दूसरे दिन सोमनाथ में आयोजित शौर्य यात्रा में शामिल हुए। ये शौर्य यात्रा सोमनाथ मंदिर की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति देने वाले अनगिनत वीर योद्धाओं को श्रद्धांजलि अर्पित करने के मकसद से निकाली गई थी। शौर्य यात्रा में 108 घोड़ों के साथ एक प्रतीकात्मक जुलूस निकाला गया, जो शौर्य, साहस और बलिदान का प्रतीक माना जाता है। शौर्य यात्रा में शामिल होने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने ऐतिहासिक सोमनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की और सरदार वल्लभ भाई पटेल को श्रद्धांजलि भी अर्पित की।
जिनकी प्रतिमा मंदिर परिसर के पास ही स्थापित की गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने वहां मौजूद कलाकारों से बातचीत की और ड्रम भी बजाया। पवित्र मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने जनसभा को संबोधित किया और कहा कि तुष्टीकरण के ठेकेदारों ने हमेशा इस कट्टरपंथी सोच के आगे घुटने टेके। ईमानदार कोई भी व्यक्ति ऐसी कट्टरपंथी सोच का समर्थन नहीं करेगा, लेकिन तुष्टीकरण के ठेकेदारों ने हमेशा इस कट्टरपंथी सोच के आगे घुटने टेके। प्रधानमंत्री मोदी ने मंदिर पर तमाम आक्रांताओं के हमले का भी जिक्र किया और कहा कि हमला करने वाले शिव की शक्ति को पहचान नहीं पाए। वो मजहबी कट्टरपंथी ये नहीं समझ पाए कि जिस सोमनाथ को वो नष्ट करना चाहते हैं, उनके नाम में ही सोम अर्थात अमृत जुड़ा हुआ है। बता दें कि ऐतिहासिक सोमनाथ मंदिर पर हुए हमले के 1000 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मनाया जा रहा है। पीएम मोदी ने राजकोट के कच्छ और सौराष्ट्र क्षेत्रों के लिए आयोजित वाइब्रेंट गुजरात के क्षेत्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि विकास भी विरासत भी का मंत्र हर तरफ गूंज रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात के राजकोट में कच्छ और सौराष्ट्र क्षेत्रों के लिए आयोजित वाइब्रेंट गुजरात के क्षेत्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस मौके पर गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और उप मुख्यमंत्री हर्ष सांघवी भी मौजूद रहे। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने ट्रेड शो और प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। वाइब्रेंट गुजरात के क्षेत्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि विकास भी और विरासत भी का मंत्र हर तरफ गूंज रहा है। यानी विकास भी विरासत भी, यह मंत्र हर तरफ गूंज रहा है। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है और दुनिया की उम्मीदें लगातार भारत की ओर बढ़ रही हैं। वाइब्रेंट गुजरात की रीजनल समिट गुजरात की इन्हीं रीजनल संभावनाओं पर फोकस करते हुए आगे बढ़ रही है। साथियों, 21वीं सदी का 1/4 हिस्सा बीत चुका है। बीते वर्षों में भारत ने बहुत तेज प्रगति भी की है। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि पिछले 2 दशकों में वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट के 10 आयोजन हो चुके हैं। शुरुआती दौर में इसका मकसद दुनिया को गुजरात की क्षमता दिखाना था ताकि लोग यहां पर निवेश करें। आज वाइब्रेंट गुजरात समिट ग्लोबल ग्रोथ और अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी का एक मजबूत मंच बन चुका है। गुजरात दौरे पर गए पीएम मोदी ने अहमदाबाद मेट्रो के फेज 2 से बचे हुए हिस्से का उद्घाटन भी किया। ये फेज सेक्टर 10A से महात्मा मंदिर तक है। इससे अहमदाबाद की मेट्रो कनेक्टिविटी को और मजबूती मिलने की उम्मीद है। इस मौके पर मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और उप मुख्यमंत्री हर्ष सांघवी भी मौजूद रहे। बीएमसी चुनाव से 4 दिन पहले महायुति ने भी अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया। घोषणा पत्र में शहर के बुनियादी ढांचे, पर्यावरण, परिवहन, रोजगार और मराठी संस्कृति से जुड़े कई बड़े ऐलान किए गए। देखिए रिपोर्ट। बीएमसी चुनाव को लेकर मुंबई का सियासी माहौल गर्माता जा रहा है। पक्ष विपक्ष के बीच जोरदार वार पलटवार हो रहा है। इन सब के बीच महायुति ने भी अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे और भारतीय रिपब्लिकन पार्टी के प्रमुख रामदास आठवले की मौजूदगी में घोषणा पत्र को जारी किया गया। घोषणा पत्र में शहर के बुनियादी ढांचे, पर्यावरण, परिवहन, रोजगार और मराठी संस्कृति से जुड़े कई बड़े ऐलान किए गए। घोषणा पत्र मुंबई को 2034 तक एक विकसित महानगर बनाने के लक्ष्य के साथ पेश किया गया, जिसमें पानी, बेस्ट, मार्केट, इंडस्ट्री, टूरिज्म और सांस्कृतिक विकास पर खास फोकस किया गया। बेस्ट की बसों में महिलाओं के लिए 50% किराया छूट देने का वादा भी किया गया है और इसके अलावा मैनिफेस्टो में मुंबई को रोहिंग्या और बांग्लादेशियों से मुक्त करवाने का संकल्प दोहराया गया। महानगर पालिका में प्रचंड विजय, ऐतिहासिक विजय एकनाथ शिंदे की शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी के नेता देवेंद्र फडणवीस जी के नेतृत्व में होने जा रही है। बीएमसी चुनाव को लेकर चुनाव प्रचार भी तेज हो गया है। घाटकोपर में आयोजित सभा में सीएम देवेंद्र फडणवीस ने ठाकरे ब्रदर्स पर जमकर निशाना साधा।
बता दें कि बीएमसी के चुनाव 15 जनवरी को होने हैं। इस बार चुनाव में ठाकरे ब्रदर्स मिलकर चुनावी मैदान में हैं, तो वहीं बीजेपी और शिवसेना ने भी पूरी ताकत झोंक दी है। मुंबई में होने वाले बीएमसी चुनाव में बिहार की बीजेपी विधायक मैथिली ठाकुर की एंट्री भी हो गई। मैथिली ठाकुर भी चुनाव प्रचार में जुट गईं। मैथिली ठाकुर को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ उमड़ रही है। तस्वीरें आप देखिए। मैथिली ठाकुर मैथिली भाषा में लोगों का अभिवादन कर और अपने प्रसिद्ध गीत गाकर लोगों का दिल जीत रही हैं। विधायक मैथिली ठाकुर से न्यूज नेशन ने खास बातचीत की। उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनाते हैं आपको। चुनाव में अब देश की सबसे युवा विधायक मैथिली ठाकुर की एंट्री हो चुकी है। आज मैथिली ठाकुर मुंबई में हैं, उनसे बात करते हैं। मैथिली जी घूम रही हैं, मुंबई घूम रही हैं, लगातार आप जो है चुनाव प्रचार में बिजी हैं, क्या देख रही हैं? मुंबई का क्या माहौल है? महायुति के समर्थन में मैं आई हूँ और जिस तरीके से जितने भी अभी तक मैं 3 जगह गई और तीनों जगह जो मैंने माहौल देखा वो सब हमारे पक्ष में ही है। तो ये देख के अच्छा लग रहा है कि अब एक लेवल ऊपर उठ करके सिर्फ विकास की चीज़ों के ऊपर बात करना और विकास के लिए ही काम करना हम लोग का जो लोगों का समर्थन मिल रहा है इस चीज़ को लेकर के, तो ये बहुत अच्छा लग रहा है कि एक विचारधारा जो लोगों के अंदर है कि अभी अलग अलग मुद्दों से ना भटकते हुए सिर्फ विकास देखना, अपने क्षेत्र के तरक्की के लिए अपना नेता चुनना। जो तस्वीर आपके चुनाव प्रचार में हम देख रहे थे वही कुछ हमको आज दिखाई दिया जब लोग आपको आपकी आरती उतार रहे थे, आपको तिलक लगा रहे थे। ये लोगों का स्नेह है, प्यार है और मैं सौभाग्य है मेरा कि ऐसे लोग मुझे हमेशा मिलते हैं। मुंबई में या महाराष्ट्र में कहें तो आपके जो मराठी गीत जो आपने गाए हैं उसकी भी बहुत तारीफ होती है। हर कोई तारीफ करता है, चाहे वो महाराष्ट्र के यहाँ के लोग हो, चाहे वो उत्तर भारतीय हो, चाहे कोई भी हो, हर कोई तारीफ करता है कि एक बिहार की बेटी कैसे हर राज्य की संस्कृति को अपने अंदर समेटे हुई है। जी, मैं भी ट्विटर पे देख रही थी, मेरे ही बहुत जो मैंने अभंग गाए हैं, मराठी संगीत गाए, सब फिर से वापस लोग ट्वीट कर रहे थे। एक बार वो मराठी वाला जो आपने गाया है वो एक बार सुना दीजिए। बहुत सारे हैं और लेकिन अभी जो बहुत लोग ट्वीट करे वो ये है, मनी नाही भाव म्हणे देवा मला पाव, मनी नाही भाव म्हणे देवा मला पाव, देव अशान भेटायचा नाही रे, देव बाजारचा भाजीपाला नाही रे, हे देव बाजारचा भाजीपाला नाही रे। एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे का बड़ा बयान सामने आया है। मुझे भाषा से नफरत नहीं है, ये राज ठाकरे कह रहे हैं। वो चारों तरफ से महाराष्ट्र आ रहे हैं, आपका हिस्सा छीन रहे हैं। जमीन और भाषा चली गई तो आप खत्म हो जाएंगे। मराठी और महाराष्ट्र के लिए एकजुट हो जाओ, ये राज ठाकरे का बयान सामने आया है। बीएमसी चुनाव से पहले बीएमसी चुनाव के प्रचार के बीच महाराष्ट्र में जुबानी तल्खी बेहद बड़े स्तर पर पहुंच चुकी है। विवादों के केंद्र में बीजेपी नेता नीतीश राणे और समाजवादी पार्टी नेता अबू आजमी हैं। देखिए रिपोर्ट। हम हमारे घर की पूजा भी कर नहीं पाएंगे, जय श्री राम भी बोल नहीं पाएंगे। इतनी ताकत तेरी है, पुलिस को हटा दे और आप मस्जिद में घुस के देख ले क्या हालत तेरी होती है। सियासत का ये स्तर कहां जा रहा है? राजनीतिक विरोध क्यों जहरीला होता जा रहा है? महाराष्ट्र में बीएमसी चुनाव से पहले नेताओं के बीच जुबानी तल्खी चरम पर पहुंच गई। यहाँ का मंत्री बोलता है सर कि कुरान शरीफ पढ़ना है तो पाकिस्तान में जाके पढ़ो, बोलता है ना। अबू आसिम को ताकत दे दो, ऐसी बढ़ती हुई जबानों को नहीं काट दिया तो अपने बाप की औलाद नहीं। एक मंत्री है, नेपाली दिखता है, टिंगरा सा है, अरे बोलता है कि मस्जिद में घुस के मुसलमानों को मारूंगा। क्या हम हिजड़े हैं, क्या मारेगा तू? इतनी ताकत तेरी है, पुलिस को हटा दे और आप मस्जिद में घुस के देख ले क्या हालत तेरी होती है। अबू आजमी का ये बयान बेहद आपत्तिजनक है। जुबान खींचने की धमकी के साथ ये नस्लवादी टिप्पणी है। अबू आजमी के बयानों की चौतरफा निंदा हो रही है, लेकिन नीतीश राणे की सियासत भी हमेशा कटघरे में रही है। नीतीश राणे को हिंदुत्ववादी राजनीति के लिए जाना जाता है। उनकी बयानबाजी भी बेहद तीखी है। वैसे महाराष्ट्र में हिंदू मुसलमान की राजनीति खूब हो रही है। महाराष्ट्र के सोलापुर में अजदुद्दीन ओवैसी के बयान पर काफी विवाद हुआ है।
ओवैसी ने कहा था कि भारत में भविष्य में हिजाब पहनने वाली महिला देश के प्रधानमंत्री बनेगी। इस बयान पर दूसरे बीजेपी नेताओं के साथ नीतीश राणे भी तल्ख टिप्पणी कर चुके हैं। गजवाए हिंद अंतर्गत इस हिंदू राष्ट्र को इस्लाम राष्ट्र बनाने के लिए जो कोशिश हो रही है ना, उसकी शुरुआत बुरके वाली पंतप्रधान की धमकी से है। नेताओं की ये भाषा, राजनीति का ऐसा स्तर खतरनाक है। ओवैसी हो, वारिस पठान हो, अबू आजमी हो या फिर नीतीश राणे, क्या इनकी राजनीति पर लगाम लगाने के लिए कदम उठाए जाएंगे? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मिशन केरल में जुट गए हैं। तिरुवनंतपुरम में अमित शाह ने एक कार्यक्रम में केरल सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जो लोग सबरीमाला की संपत्ति की रक्षा करने में नाकाम रहे, वो लोगों की आस्था की रक्षा नहीं कर सकते। पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु का दौरा करने के बाद अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मिशन केरल में जुट गए हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने तिरुवनंतपुरम में हाल ही में संपन्न हुए लोकल बॉडी चुनाव में जीते प्रतिनिधियों को संबोधित किया और विरोधियों पर जमकर प्रहार किया। इस मौके पर अमित शाह ने सबरीमला में सोने की चोरी का मुद्दा उठाया और कहा कि जो लोग सबरीमला की संपत्ति की रक्षा करने में नाकाम रहे, वो लोगों की आस्था की रक्षा नहीं कर सकते। जो शासन सबरीमाला के खजाने की रक्षा न कर पाए, वो हमारी आस्था को बचा सकता है क्या? जरा जोर से बोलिए भाई, बचा सकते हैं क्या हमारी आस्था को? सब लोग जोर से बोलिए, हमारी आस्था को बचा सकते हैं क्या? केरल की मूल आस्था का संरक्षण अगर कोई कर सकता है तो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। मैं आज मुख्यमंत्री केरल को कहने आया हूं, सबरीमाला के अंदर आपने देवस्थान का जो खजाना चोरी हुआ है, वो सिर्फ केरल के लोगों की आस्था का सवाल नहीं है। पूरे देश के लोग बड़ी शंका के साथ आपको देख रहे हैं। इस मौके पर अमित शाह ने इस बार केरल में बीजेपी की सरकार बनने का दावा किया। लक्ष्य तक पहुंचने का एक पड़ाव है। हमारा अंतिम लक्ष्य है कमल निशान की केरल में सरकार बनाना, भाजपा का मुख्यमंत्री लाना। अमित शाह ने कहा कि केरल की जनता बीजेपी को अपना समर्थन दे रही है। 2014 में हमें 11% वोट मिले थे, साल 2019 में 16% हो गया और 2024 में इसका प्रतिशत 20 तक पहुंच चुका है। अब ये वोट शेयर 20% से 30% और 40% तक पहुंचेगा। दरअसल अमित शाह का ये आत्मविश्वास यूं ही पैदा नहीं हुआ। हाल ही में बीजेपी ने केरल में इतिहास रचा था। बीजेपी के वीवी राजेश ने तिरुवनंतपुरम में मेयर का चुनाव जीता था। ये पहली बार था जब केरल के किसी शहर में बीजेपी का कोई नेता मेयर बना। बीजेपी की इस जीत ने बीजेपी को उत्साह और जोश से भर दिया था। 40 दिन के बाद पटना लौटे तेजस्वी यादव के बयान पर एक बार फिर से हंगामा मच गया है। तेजस्वी यादव ने एनडीए की जीत को लोक की हार और तंत्र की जीत बताया, जिसके बाद बीजेपी भी हमलावर हो गई। बिहार विधानसभा चुनाव में करारी हार झेलने के बाद तेजस्वी यादव ने फिर बयान दिया और उनके इस बयान पर बिहार की सियासत एक बार फिर गर्मा गई है। लंबी छुट्टियों के बाद विदेश से पटना पहुंचे तेजस्वी यादव ने एनडीए की जीत पर सवाल खड़े कर दिए हैं और इसे जनता की हार बताई है। हम लोग सब लोग जानते हैं कि क्या षड्यंत्र रचा गया, छल कपट से ये लोग चुनाव जीते। इतना ही नहीं, तेजस्वी यादव ने कहा है कि 100 दिन तक हम कुछ नहीं बोलेंगे। सरकार ने जो वादे किए हैं वो पूरा करें। 100 दिन तक हम कुछ नहीं बोलेंगे और ये सरकार की जिम्मेदारी है कि जो घोषणा पत्र इन लोगों ने जो जारी किया है, उस घोषणा पत्र को जमीन पर अमल करने का काम करें। तेजस्वी यादव के बयान पर सूबे की सियासत एक बार फिर गर्मा गई है। बयान पर बीजेपी ने जोरदार पलटवार किया है। वो मौनी बाबा हो जाएं, पितोजी दोनों बाप बेटा मौन हो जाएं, कहीं प्रायश्चित करें बैठ करके 100 दिन। वहीं केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान ने भी तेजस्वी यादव को आईना दिखाया है। जनादेश का इस तरीके से अपमान करना ही इनके जनादेश चोरी का कारण बना है। दरअसल बिहार चुनाव में महागठबंधन की करारी हार हुई है। शुरू से ही कांग्रेस और आरजेडी हार का ठीकरा ईवीएम और आईवीआर पर फोड़ रही है।
सत्र के दौरान तेजस्वी यादव विदेश चले गए थे और अब आए हैं तो पूरे तेवर के साथ एक बार फिर हमलावर हैं। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल का एक बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें उनसे विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग 2026 के दौरान सवाल जवाब का सेशन चल रहा था, तो उनके मोबाइल फोन रखने और इंटरनेट का उपयोग न करने को लेकर सवाल पूछा गया। इस दौरान उन्होंने साफ कहा कि मैं फोन का भी इस्तेमाल नहीं करता। हम सभी ने सुना है कि आप फोन्स यूज नहीं करते। ऐसे समय पर जब युवा पीढ़ी अपना सारा कोऑर्डिनेशन फोन से ही करती है, तो आप अपनी दिनचर्या बिना फोन्स के कैसे संभालते हैं? आप फोन का यूज नहीं करते हैं। हाँ, ये पता नहीं आपको ये कहाँ से सूचनाएं मिली हैं, लेकिन ये बात सही है कि मैं इंटरनेट का प्रयोग नहीं करता, फोन का भी प्रयोग नहीं करता, सिवाय कोई पारिवारिक बातें हो या कोई बहुत पर्सनल बातें हो। लेकिन थोड़ा बहुत तो करना पड़ता ही है। मुझे बहुत बाहर के देशों से इससे बात करनी पड़ती है, तो वो तो होता ही है। काम चल जाता है। और भी कई साधन होते हैं कम्युनिकेशन के, वही साधन नहीं है जो लोगों को पता है। कई ऐसे साधन भी जुटाने पड़ते हैं जो लोगों को न मालूम हो। वीबीजी रामजी कानून को लेकर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही। मनरेगा खत्म करने के खिलाफ कांग्रेस ने कई शहरों में जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान पुलिस से झड़प भी हुई। मनरेगा का नाम बदलकर वीजी रामजी करने के खिलाफ कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है। मनरेगा को खत्म करने के विरोध में कांग्रेस ने देशव्यापी विरोध प्रदर्शन किया। लखनऊ में विकसित भारत जी राम जी कानून के विरोध में एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। हंगामे के दौरान बड़ी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहा। माहौल को बिगड़ता देख एनएसयूआई कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया और गाड़ियों में भरकर ले गए। वाराणसी में भी एनएसयूआई ने पैदल मार्च निकालकर विरोध जताया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय कार्यकर्ताओं संग उपवास पर बैठे। बाबा भीमराव अंबेडकर जी की मूर्ति के समक्ष आज उपवास पर बैठे हैं। ये मनरेगा कानून को खत्म किया इस सरकार ने, आज उसके पूरी तरीके से विरोध में हमारे कांग्रेस का एक कार्यकर्ता सड़क पर उतर कर बैठा है और हम महात्मा गांधी के नाम को जो खत्म करना चाहते हैं, इस कानून को खत्म करना चाहते हैं। कांग्रेस का आरोप है कि नए कानून से गाँव का विकास रुकेगा। मोहम्मद का बुलडोजर चलाकर गांधी की एक बार फिर हत्या की है। इससे गांव का विकास रुकेगा, गांव का उत्थान रुकेगा। वहीं बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस विश्व की एकमात्र पार्टी है जो रोजगार देने को और गरीब और गांव के विकास का विरोध करती है। कांग्रेस विश्व की एकमात्र पार्टी है जो रोजगार देने का और गरीब के विकास का और गांव के विकास का विरोध करती है। दरअसल वीजी रामजी कानून को लेकर विपक्षी दल शुरू से ही हमलावर हैं। कांग्रेस इसके विरोध में देशव्यापी अभियान चला रहा है। हालांकि बीजेपी का दावा है कि वीजी रामजी कानून ग्रामीण विकास के लिए मील का पत्थर साबित होगा। रोहित गोदारा गोल्डी बराड़ गैंग का गैंगस्टर गिरफ्तार हुआ है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, दिल्ली क्राइम ब्रांच ने गैंगस्टर विक्की को गिरफ्तार किया है। विक्की पर 18 आपराधिक मामले दर्ज हैं। यूपी के लोनी से गैंगस्टर विक्की गिरफ्तार हुआ है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, ये गिरफ्तारी के वक्त की तस्वीरें हैं। गैंगस्टर विक्की पर 18 आपराधिक मामले दर्ज हैं। लंबे समय से तलाश की जा रही थी। लोनी से इसकी गिरफ्तारी हुई है। ईरान में प्रदर्शनकारियों की हत्या पर ट्रंप ने धमकी दी है। ईरान ने तय की गई रेड लाइन को पार कर दिया है। कुछ लोग मारे गए हैं जिन्हें नहीं मारा जाना चाहिए था। इसे हम बहुत गंभीरता से देख रहे हैं। सेना भी इस पूरी घटना को देख रही है। हम बहुत मजबूत विकल्पों पर विचार कर रहे हैं। ट्रंप की ओर से देखिए, ये पहले ही कहा गया था कि उनको ना कुछ किया जाए और अगर गोली चलाई जाती है तो फिर यहां से गोला चलेगा। और इस वक्त आइए एक बड़ी खबर। इसरो आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इस साल का पहला सैटेलाइट मिशन लॉन्च कर रहा है। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। काउंटडाउन इस वक्त जारी है और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये लॉन्च पोलर और ये देखिए, ये लॉन्च किया जा चुका है।
Here's the pillar of fire meets the ये तस्वीरें बहुत ही अहम जो इस वक्त आप देख रहे हैं, लॉन्च पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यानी PSLV C62 से किया गया है। इस मिशन में कुल 15 सैटेलाइट्स को स्पेस में भेजा जा रहा है। इनमें अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट अन्वेषा मुख्य है और इसे धरती से करीब 600 किलोमीटर ऊपर पोलर सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट में स्थापित किया जाएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण तस्वीरें जो इस वक्त आप देख रहे हैं, इतिहास रचते हुए, और ये कहिए कि अंतरिक्ष में और इस नए साल की ये जो शुरुआत हो रही है और ये जो कैलेंडर 2026 में ये एक सफलता के साथ ये एक इतिहास बनते हुए जो हम यहाँ पर देख रहे हैं। और बहुत सारी चीजें जो यहाँ पर बात की जा रही है, क्योंकि अंतरिक्ष में देखिए सैटेलाइट रिफ्यूलिंग जो तकनीक है उसमें दूसरा देश बन जाएगा भारत, क्योंकि इससे पहले चीन ने ही सफलता हासिल की है। अमेरिका और बाकी यूरोपीय देशों की अगर बात करें तो वो अब भी इसमें सफलता हासिल नहीं कर पाए हैं। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि जाहिर तौर पर जो इस वक्त आप तस्वीरें यहां पर देख रहे हैं। इसरो ने श्रीहरिकोटा से इसे लॉन्च कर दिया है। अन्वेषा सैटेलाइट जिसको DRDO ने विकसित किया है, ये उन्नत इमेजिंग क्षमताओं से लैस एक स्पाई सैटेलाइट है जिसका मकसद सटीक निगरानी और मैपिंग करना है। पाकिस्तान की कोई चाल हो, चीन की कोई चाल हो, कुछ भी नहीं बचेगा। ये धरती से कई 100 किलोमीटर ऊपर होने के बावजूद झाड़ी, जंगलों, बंकर्स में छिपे हुए जो दुश्मन है उनकी तस्वीर तक खींच सकता है। तो जाहिर सी बात है कि जो दुश्मन है उनकी निगाह जरूर इस पर लगी होगी। और ये तस्वीरें हम अंदर की आपको जो पूरे स्टाफ की है वो तस्वीरें यहाँ पर इस वक्त दिखा रहे हैं। और ये आप देखिए कि बड़ा ही उस वक्त हार्ट बीट्स बहुत तेज हो जाती है जब ये लॉन्च किया जा रहा है। उससे पहले की जो तैयारियां हैं और कई वक्त तक पूरी रात आप ये कहिए कि ये जो साइंटिस्ट वहां पर बैठे हुए हैं, ये जो स्टाफ इस वक्त वहां पर बैठा हुआ है, और देखिए जैसे ही ये लॉन्च किया जाता है वैसे ही सबके चेहरे खुशी से खिल जाते हैं, तालियां बजाई जाती है उस वक्त। तो ये अन्वेषा सैटेलाइट जो लॉन्च की गई, तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। और जैसा कि पहले भी हमने कहा, मैंने आपको बताया कि भारत दूसरा देश होगा चीन के बाद, क्योंकि इससे पहले यह सफलता अंतरिक्ष में सैटेलाइट रिफ्यूलिंग तकनीक की अगर बात करें तो इसमें सिर्फ चीन ने ही हासिल की है। भारत दूसरा देश होगा, क्योंकि अब तक अमेरिका और बाकी यूरोपीय देशों की अगर बात करें तो वो भी इसमें सफलता हासिल अभी नहीं कर पाए। और ये तस्वीर देखिए हम आपको दिखा रहे हैं उस वक्त की जब ये लॉन्च किया गया। ग्रीनलैंड पर कब्जे की बात ट्रंप ने एक बार फिर से दोहराई है। किसी ना किसी तरह ग्रीनलैंड को हासिल करेंगे। ग्रीनलैंड को किराए पर नहीं, खरीदने की बात कर रहे हैं। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो रूस या चीन ऐसा कर ले। किसी को अच्छा लगे या ना लगे, लेकिन ग्रीनलैंड तो लेकर रहेंगे, और किराए पर नहीं बल्कि खरीदने की बात कर रहे हैं। अगर हम ऐसा नहीं करते तो रूस या चीन ऐसा करेंगे। ये ट्रंप एक बार फिर से इस बात को दोहराते हुए नजर आए। तो ग्रीनलैंड को लेकर इससे पहले भी डोनाल्ड ट्रंप बयान दे चुके हैं। ईरान में प्रदर्शनकारियों को चुन चुन कर निशाना बना रही है सेना। सेना ने प्रदर्शनकारियों पर ताबड़तोड़ फायरिंग की है। फायरिंग का खौफनाक वीडियो भी सामने आया है। तो अब ये देखिए कि किस तरह से सेना प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग करती हुई नजर आ रही है, क्योंकि पिछले इतने दिनों से आप देख रहे हैं कि 100 से भी ज्यादा शहर जहां पर इस तरह का ये प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है। और इसे दबाने के लिए इससे पहले इंटरनेट और फोन सेवा जो है वो बंद की गई थी, और अब उसके बाद आप ये देखिए कि किस तरह से अब उनको कंट्रोल में करने के लिए फायरिंग भी की जा रही है। बाकायदा इससे पहले चेतावनी दी गई कि अगर ये नहीं थमता है तो फिर गोली चलाई जाएगी। और अब आप ये देख रहे हैं कि किस तरह से प्रदर्शन में मारे गए कुछ लोग। ईरान के अब्दनान की अगर बात करें तो यहाँ प्रदर्शनकारी जो हैं उन पर फायरिंग होती है। बगावत की ये चिंगारी 31 में से 30 प्रांत में फैली हुई। और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, ईरान में लगातार 15वें दिन हिंसक प्रदर्शन हो रहा है। तेहरान में प्रदर्शनकारियों पर सेना ने फायरिंग की है।
3000 से ज्यादा लोगों के मारे जाने का दावा किया जा रहा है ईरान मीडिया के मुताबिक। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक 72 घंटे में 3000 से ज्यादा लोगों के मारे जाने का दावा है। लगातार प्रदर्शनकारियों पर सेना फायरिंग कर रही है, गोलीबारी की जा रही है, जिसका असर ये कि 3000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। प्रधानमंत्री मोदी गुजरात के दौरे के दूसरे दिन सोमनाथ में आयोजित शौर्य यात्रा में शामिल हुए। ये शौर्य यात्रा सोमनाथ मंदिर की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति देने वाले अनगिनत वीर योद्धाओं को श्रद्धांजलि अर्पित करने के मकसद से निकाली गई थी। शौर्य यात्रा में 108 घोड़ों के साथ एक प्रतीकात्मक जुलूस निकाला गया, जो शौर्य, साहस और बलिदान का प्रतीक माना जाता है। शौर्य यात्रा में शामिल होने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने ऐतिहासिक सोमनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की और सरदार वल्लभ भाई पटेल को श्रद्धांजलि भी अर्पित की, जिनकी प्रतिमा मंदिर परिसर के पास ही स्थापित की गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने वहां मौजूद कलाकारों से बातचीत की और ड्रम भी बजाया। पवित्र मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने जनसभा को संबोधित किया और कहा कि तुष्टीकरण के ठेकेदारों ने हमेशा इस कट्टरपंथी सोच के आगे घुटने टेके। ईमानदार कोई भी व्यक्ति ऐसी कट्टरपंथी सोच का समर्थन नहीं करेगा, लेकिन तुष्टीकरण के ठेकेदारों ने हमेशा इस कट्टरपंथी सोच के आगे घुटने टेके। प्रधानमंत्री मोदी ने मंदिर पर तमाम आक्रांताओं के हमले का भी जिक्र किया और कहा कि हमला करने वाले शिव की शक्ति को पहचान नहीं पाए। वो मजहबी कट्टरपंथी ये नहीं समझ पाए कि जिस सोमनाथ को वो नष्ट करना चाहते हैं, उनके नाम में ही सोम अर्थात अमृत जुड़ा हुआ है। बता दें कि ऐतिहासिक सोमनाथ मंदिर पर हुए हमले के 1000 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मनाया जा रहा है। पीएम मोदी ने राजकोट के कच्छ और सौराष्ट्र क्षेत्रों के लिए आयोजित वाइब्रेंट गुजरात के क्षेत्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि विकास भी विरासत भी का मंत्र हर तरफ गूंज रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात के राजकोट में कच्छ और सौराष्ट्र क्षेत्रों के लिए आयोजित वाइब्रेंट गुजरात के क्षेत्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस मौके पर गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और उप मुख्यमंत्री हर्ष सांघवी भी मौजूद रहे। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने ट्रेड शो और प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। वाइब्रेंट गुजरात के क्षेत्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि विकास भी और विरासत भी का मंत्र हर तरफ गूंज रहा है। यानी विकास भी विरासत भी, यह मंत्र हर तरफ गूंज रहा है। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है और दुनिया की उम्मीदें लगातार भारत की ओर बढ़ रही हैं। वाइब्रेंट गुजरात की रीजनल समिट गुजरात की इन्हीं रीजनल संभावनाओं पर फोकस करते हुए आगे बढ़ रही है। साथियों, 21वीं सदी का 1/4 हिस्सा बीत चुका है। बीते वर्षों में भारत ने बहुत तेज प्रगति भी की है। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि पिछले 2 दशकों में वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट के 10 आयोजन हो चुके हैं। शुरुआती दौर में इसका मकसद दुनिया को गुजरात की क्षमता दिखाना था ताकि लोग यहां पर निवेश करें। आज वाइब्रेंट गुजरात समिट ग्लोबल ग्रोथ और अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी का एक मजबूत मंच बन चुका है। गुजरात दौरे पर गए पीएम मोदी ने अहमदाबाद मेट्रो के फेज 2 से बचे हुए हिस्से का उद्घाटन भी किया। ये फेज सेक्टर 10A से महात्मा मंदिर तक है। इससे अहमदाबाद की मेट्रो कनेक्टिविटी को और मजबूती मिलने की उम्मीद है। इस मौके पर मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और उप मुख्यमंत्री हर्ष सांघवी भी मौजूद रहे। बीएमसी चुनाव से 4 दिन पहले महायुति ने भी अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया। घोषणा पत्र में शहर के बुनियादी ढांचे, पर्यावरण, परिवहन, रोजगार और मराठी संस्कृति से जुड़े कई बड़े ऐलान किए गए। देखिए रिपोर्ट। बीएमसी चुनाव को लेकर मुंबई का सियासी माहौल गर्माता जा रहा है। पक्ष विपक्ष के बीच जोरदार वार पलटवार हो रहा है। इन सब के बीच महायुति ने भी अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे और भारतीय रिपब्लिकन पार्टी के प्रमुख रामदास आठवले की मौजूदगी में घोषणा पत्र को जारी किया गया। घोषणा पत्र में शहर के बुनियादी ढांचे, पर्यावरण, परिवहन,
रोजगार और मराठी संस्कृति से जुड़े कई बड़े ऐलान किए गए। घोषणा पत्र मुंबई को 2034 तक एक विकसित महानगर बनाने के लक्ष्य के साथ पेश किया गया, जिसमें पानी, बेस्ट, मार्केट, इंडस्ट्री, टूरिज्म और सांस्कृतिक विकास पर खास फोकस किया गया। बेस्ट की बसों में महिलाओं के लिए 50% किराया छूट देने का वादा भी किया गया है और इसके अलावा मैनिफेस्टो में मुंबई को रोहिंग्या और बांग्लादेशियों से मुक्त करवाने का संकल्प दोहराया गया। महानगर पालिका में प्रचंड विजय, ऐतिहासिक विजय एकनाथ शिंदे की शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी के नेता देवेंद्र फडणवीस जी के नेतृत्व में होने जा रही है। बीएमसी चुनाव को लेकर चुनाव प्रचार भी तेज हो गया है। घाटकोपर में आयोजित सभा में सीएम देवेंद्र फडणवीस ने ठाकरे ब्रदर्स पर जमकर निशाना साधा। बता दें कि बीएमसी के चुनाव 15 जनवरी को होने हैं। इस बार चुनाव में ठाकरे ब्रदर्स मिलकर चुनावी मैदान में हैं, तो वहीं बीजेपी और शिवसेना ने भी पूरी ताकत झोंक दी है। मुंबई में होने वाले बीएमसी चुनाव में बिहार की बीजेपी विधायक मैथिली ठाकुर की एंट्री भी हो गई। मैथिली ठाकुर भी चुनाव प्रचार में जुट गईं। मैथिली ठाकुर को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ उमड़ रही है। तस्वीरें आप देखिए। मैथिली ठाकुर मैथिली भाषा में लोगों का अभिवादन कर और अपने प्रसिद्ध गीत गाकर लोगों का दिल जीत रही हैं। विधायक मैथिली ठाकुर से न्यूज नेशन ने खास बातचीत की। उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनाते हैं आपको। चुनाव में अब देश की सबसे युवा विधायक मैथिली ठाकुर की एंट्री हो चुकी है। आज मैथिली ठाकुर मुंबई में हैं, उनसे बात करते हैं। मैथिली जी घूम रही हैं, मुंबई घूम रही हैं, लगातार आप जो है चुनाव प्रचार में बिजी हैं। क्या देख रही हैं, मुंबई का क्या माहौल है? महायुति के समर्थन में मैं आई हूँ और जिस तरीके से जितने भी अभी तक मैं 3 जगह गई और तीनों जगह जो मैंने माहौल देखा वो सब हमारे पक्ष में ही है। तो ये देख के अच्छा लग रहा है कि अब एक लेवल ऊपर उठ करके सिर्फ विकास की चीज़ों के ऊपर बात करना और विकास के लिए ही काम करना हम लोग का जो लोगों का समर्थन मिल रहा है इस चीज़ को लेकर के, तो ये बहुत अच्छा लग रहा है कि एक विचारधारा जो लोगों के अंदर है कि अभी अलग अलग मुद्दों से ना भटकते हुए सिर्फ विकास देखना, अपने क्षेत्र के तरक्की के लिए अपना नेता चुनना। जो तस्वीर आपके चुनाव प्रचार में हम देख रहे थे वही कुछ हमको आज दिखाई दिया जब लोग आपको आपकी आरती उतार रहे थे, आपको तिलक लगा रहे थे। ये लोगों का स्नेह है, प्यार है और मैं सौभाग्य है मेरा कि ऐसे लोग मुझे हमेशा मिलते हैं। मुंबई में या महाराष्ट्र में कहें तो आपके जो मराठी गीत जो आपने गाए हैं उसकी भी बहुत तारीफ होती है। हर कोई तारीफ करता है, चाहे वो महाराष्ट्र के यहाँ के लोग हो, चाहे वो उत्तर भारतीय हो, चाहे कोई भी हो, हर कोई तारीफ करता है कि एक बिहार की बेटी कैसे हर राज्य की संस्कृति को अपने अंदर समेटे हुई है। जी, मैं भी ट्विटर पे देख रही थी, मेरे ही बहुत जो मैंने अभंग गाए हैं, मराठी संगीत गाए, सब फिर से वापस लोग ट्वीट कर रहे थे। एक बार वो मराठी वाला जो आपने गाया है वो एक बार सुना दीजिए। बहुत सारे हैं और लेकिन अभी जो बहुत लोग ट्वीट करे वो ये है, मनी नाही भाव म्हणे देवा मला पाव, मनी नाही भाव म्हणे देवा मला पाव, देव अशान भेटायचा नाही रे, देव बाजारचा भाजीपाला नाही रे, हे देव बाजारचा भाजीपाला नाही रे। एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे का बड़ा बयान सामने आया है। मुझे भाषा से नफरत नहीं है, ये राज ठाकरे कह रहे हैं। वो चारों तरफ से महाराष्ट्र आ रहे हैं, आपका हिस्सा छीन रहे हैं। जमीन और भाषा चली गई तो आप खत्म हो जाएंगे। मराठी और महाराष्ट्र के लिए एकजुट हो जाओ, ये राज ठाकरे का बयान सामने आया है। बीएमसी चुनाव से पहले बीएमसी चुनाव के प्रचार के बीच महाराष्ट्र में जुबानी तल्खी बेहद बड़े स्तर पर पहुंच चुकी है। विवादों के केंद्र में बीजेपी नेता नीतीश राणे और समाजवादी पार्टी नेता अबू आजमी हैं। देखिए रिपोर्ट। हम हमारे घर की पूजा भी कर नहीं पाएंगे, जय श्री राम में बोल नहीं पाएंगे। इतनी ताकत तेरी है, पुलिस को हटा दे और आप मस्जिद में घुस के देख ले क्या हालत तेरी होती है। सियासत का ये स्तर कहां जा रहा है? राजनीतिक विरोध क्यों जहरीला होता जा रहा है? महाराष्ट्र में बीएमसी चुनाव से पहले नेताओं के बीच जुबानी तल्खी चरम पर पहुंच गई। यहाँ का मंत्री बोलता है सर कि कुरान शरीफ पढ़ना है तो पाकिस्तान में जाके पढ़ो, बोलता है ना।
अबू आसिम को ताकत दे दो, ऐसी बढ़ती हुई जबानों को नहीं काट दिया तो अपने बाप की औलाद नहीं। एक मंत्री है, नेपाली दिखता है, टिंगरा सा है, अरे बोलता है कि मस्जिद में घुस के मुसलमानों को मारूंगा। क्या हम हिजड़े हैं, क्या मारेगा तू? इतनी ताकत तेरी है, पुलिस को हटा दे और आप मस्जिद में घुस के देख ले क्या हालत तेरी होती है। अबू आजमी का ये बयान बेहद आपत्तिजनक है। जुबान खींचने की धमकी के साथ ये नस्लवादी टिप्पणी है। अबू आजमी के बयानों की चौतरफा निंदा हो रही है, लेकिन नितेश राणे की सियासत भी हमेशा कटघरे में रही है। नितेश राणे को हिंदुत्ववादी राजनीति के लिए जाना जाता है। उनकी बयानबाजी भी बेहद तीखी है। वैसे महाराष्ट्र में हिंदू मुसलमान की राजनीति खूब हो रही है। महाराष्ट्र के सोलापुर में अज़दुद्दीन ओवैसी के बयान पर काफी विवाद हुआ है। ओवैसी ने कहा था कि भारत में भविष्य में हिजाब पहनने वाली महिला देश के प्रधानमंत्री बनेगी। इस बयान पर दूसरे बीजेपी नेताओं के साथ नितेश राणे भी तल्ख टिप्पणी कर चुके हैं। गजवाए हिंद अंतर्गत इस हिंदू राष्ट्र को इस्लाम राष्ट्र बनाने के लिए जो कोशिश हो रही है ना, उसकी शुरुआत बुरके वाली पंतप्रधान की धमकी से है। नेताओं की ये भाषा, राजनीति का ऐसा स्तर खतरनाक है। ओवैसी हो, वारिस पठान हो, अबू आजमी हो या फिर नितेश राणे, क्या इनकी राजनीति पर लगाम लगाने के लिए कदम उठाए जाएंगे? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मिशन केरल में जुट गए हैं। तिरुवनंतपुरम में अमित शाह ने एक कार्यक्रम में केरल सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जो लोग सबरीमाला की संपत्ति की रक्षा करने में नाकाम रहे, वो लोगों की आस्था की रक्षा नहीं कर सकते। पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु का दौरा करने के बाद अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मिशन केरल में जुट गए हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने तिरुवनंतपुरम में हाल ही में संपन्न हुए लोकल बॉडी चुनाव में जीते प्रतिनिधियों को संबोधित किया और विरोधियों पर जमकर प्रहार किया। इस मौके पर अमित शाह ने सबरीमला में सोने की चोरी का मुद्दा उठाया और कहा कि जो लोग सबरीमला की संपत्ति की रक्षा करने में नाकाम रहे, वो लोगों की आस्था की रक्षा नहीं कर सकते। जो शासन सबरीमाला के खजाने की रक्षा न कर पाए, वो हमारी आस्था को बचा सकता है क्या? जरा जोर से बोलिए भाई, बचा सकते हैं क्या हमारी आस्था को? सब लोग जोर से बोलिए, हमारी आस्था को बचा सकते हैं क्या? केरल की मूल आस्था का संरक्षण अगर कोई कर सकता है तो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। मैं आज मुख्यमंत्री केरल को कहने आया हूं, सबरीमाला के अंदर आपने देवस्थान का जो खजाना चोरी हुआ है, वो सिर्फ केरल के लोगों की आस्था का सवाल नहीं है। पूरे देश के लोग बड़ी शंका के साथ आपको देख रहे हैं। इस मौके पर अमित शाह ने इस बार केरल में बीजेपी की सरकार बनने का दावा किया। लक्ष्य तक पहुंचने का एक पड़ाव है। हमारा अंतिम लक्ष्य है कमल निशान की केरल में सरकार बनाना, भाजपा का मुख्यमंत्री लाना। अमित शाह ने कहा कि केरल की जनता बीजेपी को अपना समर्थन दे रही है। 2014 में हमें 11% वोट मिले थे, साल 2019 में 16% हो गया और 2024 में इसका प्रतिशत 20 तक पहुंच चुका है। अब ये वोट शेयर 20% से 30% और 40% तक पहुंचेगा। दरअसल अमित शाह का ये आत्मविश्वास यूं ही पैदा नहीं हुआ। हाल ही में बीजेपी ने केरल में इतिहास रचा था। बीजेपी के वीवी राजेश ने तिरुवनंतपुरम में मेयर का चुनाव जीता था। ये पहली बार था जब केरल के किसी शहर में बीजेपी का कोई नेता मेयर बना। बीजेपी की इस जीत ने बीजेपी को उत्साह और जोश से भर दिया था। 40 दिन के बाद पटना लौटे तेजस्वी यादव के बयान पर एक बार फिर से हंगामा मच गया है। तेजस्वी यादव ने एनडीए की जीत को लोक की हार और तंत्र की जीत बताया, जिसके बाद बीजेपी भी हमलावर हो गई। बिहार विधानसभा चुनाव में करारी हार झेलने के बाद तेजस्वी यादव ने फिर बयान दिया और उनके इस बयान पर बिहार की सियासत एक बार फिर गर्मा गई है। लंबी छुट्टियों के बाद विदेश से पटना पहुंचे तेजस्वी यादव ने एनडीए की जीत पर सवाल खड़े कर दिए हैं और इसे जनता की हार बताई है। हम लोग सब लोग जानते हैं कि क्या षड्यंत्र रचा गया, छल कपट से ये लोग चुनाव जीते। इतना ही नहीं, तेजस्वी यादव ने कहा है कि 100 दिन तक हम कुछ नहीं बोलेंगे। सरकार ने जो वादे किए हैं वो पूरा करें। 100 दिन तक हम कुछ नहीं बोलेंगे और
ये सरकार की जिम्मेदारी है कि जो घोषणा पत्र इन लोगों ने जो जारी किया है उस घोषणा पत्र को जमीन पर अमल करने का काम करें। तेजस्वी यादव के बयान पर सूबे की सियासत एक बार फिर गर्मा गई है। बयान पर बीजेपी ने जोरदार पलटवार किया है। वो मौनी बाबा हो जाएं, पितोजी दोनों बाप बेटा मौन हो जाएं, कहीं प्रायश्चित करें बैठ करके 100 दिन। वहीं केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान ने भी तेजस्वी यादव को आईना दिखाया है। जनादेश का इस तरीके से अपमान करना ही इनके जनादेश चोरी का कारण बना है। दरअसल बिहार चुनाव में महागठबंधन की करारी हार हुई है। शुरू से ही कांग्रेस और आरजेडी हार का ठीकरा ईवीएम और आईवीआर पर फोड़ रही है। सत्र के दौरान तेजस्वी यादव विदेश चले गए थे और अब आए हैं तो पूरे तेवर के साथ एक बार फिर हमलावर हैं। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल का एक बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें उनसे विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग 2026 के दौरान सवाल जवाब का सेशन चल रहा था तो उनके मोबाइल फोन रखने और इंटरनेट का उपयोग न करने को लेकर सवाल पूछा गया। इस दौरान उन्होंने साफ कहा कि मैं फोन का भी इस्तेमाल नहीं करता। हम सभी ने सुना है कि आप फोन्स यूज नहीं करते। ऐसे समय पर जब युवा पीढ़ी अपना सारा कोऑर्डिनेशन फोन से ही करती है तो आप अपनी दिनचर्या बिना फोन्स के कैसे संभालते हैं? आप फोन का यूज नहीं करते हैं? हाँ, ये पता नहीं आपको ये कहाँ से सूचनाएं मिली हैं, लेकिन ये बात सही है कि मैं इंटरनेट का प्रयोग नहीं करता, फोन का भी प्रयोग नहीं करता, सिवाय कोई पारिवारिक बातें हो या कोई बहुत पर्सनल बातें हो। लेकिन थोड़ा बहुत तो करना पड़ता ही है। मुझे बहुत बाहर के देशों से इससे बात करनी पड़ती है तो वो तो होता ही है। काम चल जाता है। और भी कई साधन होते हैं कम्युनिकेशन के, वही साधन नहीं है जो लोगों को पता है। कई ऐसे साधन भी जुटाने पड़ते हैं जो लोगों को न मालूम हो। वीबीजी रामजी कानून को लेकर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही। मनरेगा खत्म करने के खिलाफ कांग्रेस ने कई शहरों में जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान पुलिस से झड़प भी हुई। मनरेगा का नाम बदलकर वीजी रामजी करने के खिलाफ कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है। मनरेगा को खत्म करने के विरोध में कांग्रेस ने देशव्यापी विरोध प्रदर्शन किया। लखनऊ में विकसित भारत जी राम जी कानून के विरोध में एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। हंगामे के दौरान बड़ी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहा। माहौल को बिगड़ता देख एनएसयूआई कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया और गाड़ियों में भरकर ले गए। वाराणसी में भी एनएसयूआई ने पैदल मार्च निकालकर विरोध जताया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय कार्यकर्ताओं संग उपवास पर बैठे। बाबा भीमराव अंबेडकर जी की मूर्ति के समक्ष आज उपवास पर बैठे हैं। ये मनरेगा कानून को खत्म किया इस सरकार ने, आज उसके पूरी तरीके से विरोध में हमारे कांग्रेस का एक कार्यकर्ता सड़क पर उतर कर बैठा है और हम महात्मा गांधी के नाम को जो खत्म करना चाहते हैं, इस कानून को खत्म करना चाहते हैं। कांग्रेस का आरोप है कि नए कानून से गांवों का विकास रुकेगा। बहुमत का बुलडोजर चलाकर गांधी की एक बार फिर हत्या की है। इससे गांव का विकास रुकेगा, गांव का उत्थान रुकेगा। वहीं बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस विश्व की एकमात्र पार्टी है जो रोजगार देने को और गरीब और गांव के विकास का विरोध करती है। कांग्रेस विश्व की एकमात्र पार्टी है जो रोजगार देने का और गरीब के विकास का और गांव के विकास का विरोध करती है। दरअसल वीजी रामजी कानून को लेकर विपक्षी दल शुरू से ही हमलावर हैं। कांग्रेस इसके विरोध में देशव्यापी अभियान चला रहा है। हालांकि बीजेपी का दावा है कि वीजी रामजी कानून ग्रामीण विकास के लिए मील का पत्थर साबित होगा। रोहित गोदारा गोल्डी बराड़ गैंग का गैंगस्टर गिरफ्तार हुआ है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, दिल्ली क्राइम ब्रांच ने गैंगस्टर विक्की को गिरफ्तार किया है। विक्की पर 18 आपराधिक मामले दर्ज हैं। यूपी के लोनी से गैंगस्टर विक्की गिरफ्तार हुआ है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, ये गिरफ्तारी के वक्त की तस्वीरें हैं। गैंगस्टर विक्की पर 18 आपराधिक मामले दर्ज हैं। लंबे समय से तलाश की जा रही थी। लोनी से इसकी गिरफ्तारी हुई है।
उत्तर ईरान में प्रदर्शनकारियों की हत्या पर ट्रंप ने धमकी दी है। ईरान ने तय की गई रेड लाइन को पार कर दिया है। कुछ लोग मारे गए हैं जिन्हें नहीं मारा जाना चाहिए था। इसे हम बहुत गंभीरता से देख रहे हैं। सेना भी इस पूरी घटना को देख रही है। हम बहुत मजबूत विकल्पों पर विचार कर रहे हैं। ट्रंप की ओर से देखिए, ये पहला ही कहा गया था कि उनको ना कुछ किया जाए, और अगर गोली चलाई जाती है तो फिर यहां से गोला चलेगा। और इस वक्त आइए एक बड़ी खबर। इसरो आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इस साल का पहला सैटेलाइट मिशन लॉन्च कर रहा है। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। काउंटडाउन इस वक्त जारी है और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये लॉन्च पोलर, और ये देखिए ये लॉन्च किया जा चुका है। Here's the pillar of fire meets the ये तस्वीरें बहुत ही अहम जो इस वक्त आप देख रहे हैं। लॉन्च पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यानी PSLV C62 से किया गया है। इस मिशन में कुल 15 सैटेलाइट्स को स्पेस में भेजा जा रहा है। इनमें अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट अन्वेषा मुख्य है और इसे धरती से करीब 600 किलोमीटर ऊपर पोलर सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट में स्थापित किया जाएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण तस्वीरें जो इस वक्त आप देख रहे हैं, इतिहास रचते हुए, और ये कहिए कि अंतरिक्ष में और इस नए साल की ये जो शुरुआत हो रही है और ये जो कैलेंडर 2026 में, ये एक सफलता के साथ ये एक इतिहास बनते हुए जो हम यहाँ पर देख रहे हैं। और बहुत सारी चीजें जो यहाँ पर बात की जा रही है, क्योंकि अंतरिक्ष में देखिए सैटेलाइट रिफ्यूलिंग जो तकनीक है उसमें दूसरा देश बन जाएगा भारत, क्योंकि इससे पहले चीन ने ही सफलता हासिल की है। अमेरिका और बाकी यूरोपीय देशों की अगर बात करें तो वो अब भी इसमें सफलता हासिल नहीं कर पाए हैं। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि जाहिर तौर पर जो इस वक्त आप तस्वीरें यहां पर देख रहे हैं। इसरो ने श्रीहरिकोटा से इसे लॉन्च कर दिया है। अन्वेषा सैटेलाइट जिसको DRDO ने विकसित किया है, ये उन्नत इमेजिंग क्षमताओं से लैस एक स्पाई सैटेलाइट है जिसका मकसद सटीक निगरानी और मैपिंग करना है। पाकिस्तान की कोई चाल हो, चीन की कोई चाल हो, कुछ भी नहीं बचेगा। ये धरती से कई 100 किलोमीटर ऊपर होने के बावजूद झाड़ी, जंगलों, बंकर्स में छिपे हुए जो दुश्मन है उनकी तस्वीर तक खींच सकता है। तो जाहिर सी बात है कि जो दुश्मन है उनकी निगाह जरूर इस पर लगी होगी। और ये तस्वीरें हम अंदर की आपको जो पूरे स्टाफ की है वो तस्वीरें यहाँ पर इस वक्त दिखा रहे हैं। और ये आप देखिए कि बड़ा ही उस वक्त हार्ट बीट्स बहुत तेज हो जाती है जब ये लॉन्च किया जा रहा है। उससे पहले की जो तैयारियां हैं और कई वक्त तक पूरी रात आप ये कहिए कि ये जो साइंटिस्ट वहां पर बैठे हुए हैं, ये जो स्टाफ इस वक्त वहां पर बैठा हुआ है, और देखिए जैसे ही ये लॉन्च किया जाता है वैसे ही सबके चेहरे खुशी से खिल जाते हैं, तालियां बजाई जाती है उस वक्त। तो ये अन्वेषा सैटेलाइट जो लॉन्च की गई, तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। और जैसा कि पहले भी हमने कहा, मैंने आपको बताया कि भारत दूसरा देश होगा चीन के बाद, क्योंकि इससे पहले यह सफलता अंतरिक्ष में सैटेलाइट रिफ्यूलिंग तकनीक की अगर बात करें तो इसमें सिर्फ चीन ने ही हासिल की है। भारत दूसरा देश होगा, क्योंकि अब तक अमेरिका और बाकी यूरोपीय देशों की अगर बात करें तो वो भी इसमें सफलता हासिल अभी नहीं कर पाए। और ये तस्वीर देखिए हम आपको दिखा रहे हैं उस वक्त की जब ये लॉन्च किया गया। ग्रीनलैंड पर कब्जे की बात ट्रंप ने एक बार फिर से दोहराई है। किसी ना किसी तरह ग्रीनलैंड को हासिल करेंगे। ग्रीनलैंड को किराए पर नहीं, खरीदने की बात कर रहे हैं। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो रूस या चीन ऐसा कर ले। किसी को अच्छा लगे या ना लगे, लेकिन ग्रीनलैंड तो लेकर रहेंगे, और किराए पर नहीं बल्कि खरीदने की बात कर रहे हैं। अगर हम ऐसा नहीं करते तो रूस या चीन ऐसा करेंगे। ये ट्रंप एक बार फिर से इस बात को दोहराते हुए नजर आ गए। तो ग्रीनलैंड को लेकर इससे पहले भी डोनाल्ड ट्रंप बयान दे चुके हैं। ईरान में प्रदर्शनकारियों को चुन चुन कर निशाना बना रही है सेना। सेना ने प्रदर्शनकारियों पर ताबड़तोड़ फायरिंग की है। फायरिंग का खौफनाक वीडियो भी सामने आया है। तो अब ये देखिए कि किस तरह से सेना प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग करती हुई नजर आ रही है, क्योंकि पिछले इतने दिनों से आप देख रहे हैं कि 100 से भी ज्यादा शहर
जहां पर इस तरह का ये प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है और इसे दबाने के लिए इससे पहले इंटरनेट और फोन सेवा जो है वो बंद की गई थी और अब उसके बाद आप ये देखिए कि किस तरह से अब उनको कंट्रोल में करने के लिए फायरिंग भी की जा रही है। बाकायदा इससे पहले चेतावनी दी गई कि अगर ये नहीं थमता है तो फिर गोली चलाई जाएगी। और अब आप ये देख रहे हैं कि किस तरह से प्रदर्शन में मारे गए कुछ लोग। ईरान के अब्दनान की अगर बात करें तो यहाँ प्रदर्शनकारी जो हैं उन पर फायरिंग होती है। बगावत की ये चिंगारी 31 में से 30 प्रांत में फैली हुई। और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, ईरान में लगातार 15वें दिन हिंसक प्रदर्शन हो रहा है। तेहरान में प्रदर्शनकारियों पर सेना ने फायरिंग की है। 3000 से ज्यादा लोगों के मारे जाने का दावा किया जा रहा है ईरान मीडिया के मुताबिक। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक 72 घंटे में 3000 से ज्यादा लोगों के मारे जाने का दावा है। लगातार प्रदर्शनकारियों पर सेना फायरिंग कर रही है, गोलीबारी की जा रही है, जिसका असर ये कि 3000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। प्रधानमंत्री मोदी गुजरात के दौरे के दूसरे दिन सोमनाथ में आयोजित शौर्य यात्रा में शामिल हुए। ये शौर्य यात्रा सोमनाथ मंदिर की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति देने वाले अनगिनत वीर योद्धाओं को श्रद्धांजलि अर्पित करने के मकसद से निकाली गई थी। शौर्य यात्रा में 108 घोड़ों के साथ एक प्रतीकात्मक जुलूस निकाला गया, जो शौर्य, साहस और बलिदान का प्रतीक माना जाता है। शौर्य यात्रा में शामिल होने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने ऐतिहासिक सोमनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की और सरदार वल्लभ भाई पटेल को श्रद्धांजलि भी अर्पित की, जिनकी प्रतिमा मंदिर परिसर के पास ही स्थापित की गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने वहां मौजूद कलाकारों से बातचीत की और ड्रम भी बजाया। पवित्र मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने जनसभा को संबोधित किया और कहा कि तुष्टीकरण के ठेकेदारों ने हमेशा इस कट्टरपंथी सोच के आगे घुटने टेके। ईमानदार कोई भी व्यक्ति ऐसी कट्टरपंथी सोच का समर्थन नहीं करेगा, लेकिन तुष्टीकरण के ठेकेदारों ने हमेशा इस कट्टरपंथी सोच के आगे घुटने टेके। प्रधानमंत्री मोदी ने मंदिर पर तमाम आक्रांताओं के हमले का भी जिक्र किया और कहा कि हमला करने वाले शिव की शक्ति को पहचान नहीं पाए। वो मजहबी कट्टरपंथी ये नहीं समझ पाए कि जिस सोमनाथ को वो नष्ट करना चाहते हैं, उनके नाम में ही सोम अर्थात अमृत जुड़ा हुआ है। बता दें कि ऐतिहासिक सोमनाथ मंदिर पर हुए हमले के 1000 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मनाया जा रहा है। पीएम मोदी ने राजकोट के कच्छ और सौराष्ट्र क्षेत्रों के लिए आयोजित वाइब्रेंट गुजरात के क्षेत्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि विकास भी विरासत भी का मंत्र हर तरफ गूंज रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात के राजकोट में कच्छ और सौराष्ट्र क्षेत्रों के लिए आयोजित वाइब्रेंट गुजरात के क्षेत्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस मौके पर गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और उप मुख्यमंत्री हर्ष सांघवी भी मौजूद रहे। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने ट्रेड शो और प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। वाइब्रेंट गुजरात के क्षेत्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि विकास भी और विरासत भी का मंत्र हर तरफ गूंज रहा है। यानी विकास भी विरासत भी, यह मंत्र हर तरफ गूंज रहा है। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है और दुनिया की उम्मीदें लगातार भारत की ओर बढ़ रही हैं। वाइब्रेंट गुजरात की रीजनल समिट गुजरात की इन्हीं रीजनल संभावनाओं पर फोकस करते हुए आगे बढ़ रही है। साथियों, 21वीं सदी का 1/4 हिस्सा बीत चुका है। बीते वर्षों में भारत ने बहुत तेज प्रगति भी की है। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि पिछले 2 दशकों में वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट के 10 आयोजन हो चुके हैं। शुरुआती दौर में इसका मकसद दुनिया को गुजरात की क्षमता दिखाना था ताकि लोग यहां पर निवेश करें। आज वाइब्रेंट गुजरात समिट ग्लोबल ग्रोथ और अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी का एक मजबूत मंच बन चुका है। गुजरात दौरे पर गए पीएम मोदी ने अहमदाबाद मेट्रो के फेज 2 से बचे हुए हिस्से का उद्घाटन भी किया। ये फेज सेक्टर
10A से महात्मा मंदिर तक है। इससे अहमदाबाद की मेट्रो कनेक्टिविटी को और मजबूती मिलने की उम्मीद है। इस मौके पर मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और उप मुख्यमंत्री हर्ष सांघवी भी मौजूद रहे। बीएमसी चुनाव से 4 दिन पहले महायुति ने भी अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया। घोषणा पत्र में शहर के बुनियादी ढांचे, पर्यावरण, परिवहन, रोजगार और मराठी संस्कृति से जुड़े कई बड़े ऐलान किए गए। देखिए रिपोर्ट। बीएमसी चुनाव को लेकर मुंबई का सियासी माहौल गर्माता जा रहा है। पक्ष विपक्ष के बीच जोरदार वार पलटवार हो रहा है। इन सब के बीच महायुति ने भी अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे और भारतीय रिपब्लिकन पार्टी के प्रमुख रामदास आठवले की मौजूदगी में घोषणा पत्र को जारी किया गया। घोषणा पत्र में शहर के बुनियादी ढांचे, पर्यावरण, परिवहन, रोजगार और मराठी संस्कृति से जुड़े कई बड़े ऐलान किए गए। घोषणा पत्र मुंबई को 2034 तक एक विकसित महानगर बनाने के लक्ष्य के साथ पेश किया गया, जिसमें पानी, बेस्ट, मार्केट, इंडस्ट्री, टूरिज्म और सांस्कृतिक विकास पर खास फोकस किया गया। बेस्ट की बसों में महिलाओं के लिए 50% किराया छूट देने का वादा भी किया गया है और इसके अलावा मैनिफेस्टो में मुंबई को रोहिंग्या और बांग्लादेशियों से मुक्त करवाने का संकल्प दोहराया गया। महानगर पालिका में प्रचंड विजय, ऐतिहासिक विजय एकनाथ शिंदे की शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी के नेता देवेंद्र फडणवीस जी के नेतृत्व में होने जा रही है। बीएमसी चुनाव को लेकर चुनाव प्रचार भी तेज हो गया है। घाटकोपर में आयोजित सभा में सीएम देवेंद्र फडणवीस ने ठाकरे ब्रदर्स पर जमकर निशाना साधा। बता दें कि बीएमसी के चुनाव 15 जनवरी को होने हैं। इस बार चुनाव में ठाकरे ब्रदर्स मिलकर चुनावी मैदान में हैं, तो वहीं बीजेपी और शिवसेना ने भी पूरी ताकत झोंक दी है। मुंबई में होने वाले बीएमसी चुनाव में बिहार की बीजेपी विधायक मैथिली ठाकुर की एंट्री भी हो गई। मैथिली ठाकुर भी चुनाव प्रचार में जुट गईं। मैथिली ठाकुर को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ उमड़ रही है। तस्वीरें आप देखिए। मैथिली ठाकुर मैथिली भाषा में लोगों का अभिवादन कर और अपने प्रसिद्ध गीत गाकर लोगों का दिल जीत रही हैं। विधायक मैथिली ठाकुर से न्यूज नेशन ने खास बातचीत की। उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनाते हैं आपको। चुनाव में अब देश की सबसे युवा विधायक मैथिली ठाकुर की एंट्री हो चुकी है। आज मैथिली ठाकुर मुंबई में हैं, उनसे बात करते हैं। मैथिली जी घूम रही हैं, मुंबई घूम रही हैं, लगातार आप जो है चुनाव प्रचार में बिजी हैं। क्या देख रही हैं, मुंबई का क्या माहौल है? महायुति के समर्थन में मैं आई हूँ और जिस तरीके से जितने भी अभी तक मैं 3 जगह गई और तीनों जगह जो मैंने माहौल देखा वो सब हमारे पक्ष में ही है। तो ये देख के अच्छा लग रहा है कि अब एक लेवल ऊपर उठ करके सिर्फ विकास की चीज़ों के ऊपर बात करना और विकास के लिए ही काम करना हम लोग का जो लोगों का समर्थन मिल रहा है इस चीज़ को लेकर के, तो ये बहुत अच्छा लग रहा है कि एक विचारधारा जो लोगों के अंदर है कि अभी अलग अलग मुद्दों से ना भटकते हुए सिर्फ विकास देखना, अपने क्षेत्र के तरक्की के लिए अपना नेता चुनना। जो तस्वीर आपके चुनाव प्रचार में हम देख रहे थे वही कुछ हमको आज दिखाई दिया जब लोग आपको आपकी आरती उतार रहे थे, आपको तिलक लगा रहे थे। ये